आवाज आ रही मेरी? ऑडिबल हूँ? यस यस। अच्छा। अच्छा, अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना, टिपर्स में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स ही करवाऊंगा ऑब्वियसली। आज हम डिजाइन की करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट के दोनों मेथड से डिजाइन, और जो आपके पास रिजिड पेमेंट है उसके दो मेथड से डिजाइन जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। चार हम डिजाइन के न्यूमेरिकल्स आज कवर करेंगे, और एक कहते हैं ईजल कैलकुलेट करने के लिए कितना लोड है आपकी पेमेंट के ऊपर। तो सिक्वेंशली चलते हैं। पहले पहले न्यूमेरिकल है आपके पास जिसमें आपने इफेक्टिव रोड बेड सॉइल रेजिलिएंट मॉडल्स निकालने हैं। आपके पास पेवेंट में कौन कौन से लेयर्स होती हैं फ्लेक्सिबल पेवेंट में? सबसे नीचे सब ग्रेड होती है, उसके ऊपर सब बेस होती है, फिर बेस होती है, फिर ऊपर सरफेस कोर्स होता है। कोट्स वगैरह भी मैं नहीं बता रहा क्योंकि हम डिजाइन करें, और वो सिर्फ स्प्रेज होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेयर्स होती हैं। अब जो सबसे नीचे सब ग्रेड होती है ना, अ, उसका जो रेजिलिएंट मॉडल्स होता है उसको हम रोड बेड सॉइल मॉडल्स कहते हैं। अब उन्होंने हमें रोड बेड सॉइल मॉडल्स की वैल्यूज दी हुई हैं पूरे साल के लिए, ठीक है, हर महीने के लिए। और हमने अफेक्टिव वैल्यू निकालनी है उसकी, जो हम अपनी इक्वेशंस वगैरह में यूज करेंगे अपने डिजाइन के अंदर। इन सारी वैल्यूज को हमने कन्वर्ट करना है एक अफेक्टिव वैल्यू के अंदर, अफेक्टिव रोडबिट सॉइल रेजिलिएंट मॉडुलस, जो कि आगे डिजाइन वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये स्केल इस्तेमाल करेंगे ये जो बना है राइट हैंड साइड पे। अब जो भी यहाँ पे रोडबिट सॉइल रेजिलिएंट मॉडुलस की वैल्यू है ना, उसके अगेंस्ट रिलेटिव डैमेज हम इस स्केल से भी निकाल सकते हैं, और हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन की करेक्टेड फॉर्म जो है ना, वो सर अर्शद ने ग्रुप में भेजी थी, यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम फॉर इंस्टेंस यहाँ से उठा लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस जून की वैल्यू लेते हैं 1620। अब यहाँ पे जो स्केल है ना, देखो इस पे रोड बेड सॉइल रेजिलिएंट मॉडुलस 10 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में है, ठीक है। तो 1620 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.62। तो 1.62 इसमें अंदाजे से आपने लोकेट करना है, ठीक है। अगर ये हमारे पास 2 है, ठीक है, तो तकरीबन किधर आएगा 1.62? इधर ही कहीं बनेगा आपके पास, इस जगह पे। तो तकरीबन देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू बन रही है उसकी, 4.22। तो यानी ये तो सारी विजुअल इंस्पेक्शन है ना, आपने इस वैल्यू के अगेंस्ट ये वैल्यू लेनी है, तो जितना ज़्यादा आप इसमें प्रिसाइज होगी उतनी आपकी अच्छी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज गिवन है ना, उन वैल्यूज के अगेंस्ट आपने ये इस साइड की वैल्यू ले लेनी है, वो आपकी रिलेटिव डैमेज आ जाएगी। अब कुछ वैल्यूज हैं, फॉर इंस्टेंस हमारे पास अ, है 900 की वैल्यू है, 900। अब ये आपके पास 0.9 बनेगा, और हमारे पास ग्राफ कहाँ तक है? 1 तक है, राइट। ग्राफ की लीस्ट वैल्यू क्या है इस लाइन ग्राफ की? 1000, और ये वैल्यू 900 है। तो ये आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो जोन सी वैल्यू इसे आप नहीं निकाल सकते, वो आपने फिर इस इक्वेशन के थ्रू निकालनी है, ये जो गिवन है। इसकी करेक्टेड फॉर्म जो है वो सरशद ने ग्रुप में भेज दी थी। तो इस तरह आपने हर मंथ की जो रोड बेड सॉइल रेजिलिएंट मॉडल्स की वैल्यू होगी, उसके अगेंस्ट आपने रिलेटिव डैमेज निकाल लेनी है, जो इस लाइन ग्राफ से पॉसिबल है यहाँ से निकाल लेनी है, और जो इसकी एक्सटेंट से बाहर है वो इस इक्वेशन से निकाल लेनी है। आपके पास हर मंथ की क्या कहते हैं वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव डैमेज की। आपने क्या कहते हैं उन सबको सम करना है, 25.3 हो गया, ठीक है। और हमारे पास टोटल जितने मंथ्स थे उन पे डिवाइड कर देना। तो आपके पास 2.11 एवरेज वैल्यू आ गई है। अब 2.11 आपके पास डैमेज की वैल्यू है, ठीक है। उस डैमेज की वैल्यू के अगेंस्ट आपने क्या कहते हैं यहाँ से रेजिलिएंट मॉडल्स की वैल्यू लेनी है। मैं वैल्यूज लेकिन दिखा रहा हूँ कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो रेजिलिएंट मॉडल्स की वैल्यू रिलेटिव डैमेज के अगेंस्ट लेनी है, वो कितनी आ गई? 2200। अब 2200 है ना आपके पास, ये इफेक्टिव रोड बेड सॉइल रेजिलिएंट मॉडल्स है, जिसकी बेसिस पे आप अपनी पेमेंट को डिजाइन करोगे। अब देखो हमारी इफेक्टिव वैल्यू क्या आई है? 2200 आई है, और अप्रैल के महीने में 50,000 वैल्यू थी, इतना फर्क, ठीक है। और मई के महीने में सिर्फ 900 थी। यानी ये वैल्यू जो है ना, ये पूरे साल को शॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज कंडीशंस को। तो इसीलिए हम इसी को आगे डिजाइन में इस्तेमाल करेंगे। लाइन ग्राफ से वैल्यू पढ़ने में अगर मसला हो रहा हो ना, तो हमेशा पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल लिया करो, फिर उसी के करीब करीब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं वैल्यू सही ले रहा हूँ नहीं ले रहा। जो सी भी वैल्यू है ना उसको इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, उससे आपके पास यूएफ की वैल्यू आ जाएगी। अब सर मेरे ख्याल है ग्राफ्स को प्रेफर करते हैं, जिसमें मार्क करके भी शायद दिखाना हो, तो फिर ना ये वाली वैल्यू आपके पास होगी पड़ी, तो उसके करीब करीब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लोगे, ठीक है। तो यूं आपने एक ईयरली डाटा जो कि रोडबेड सॉइल मॉडल्स का था, उससे इफेक्टिव रोडबेड सॉइल रेजिलिएंट मॉडल्स निकाल लिया, जो कि हमारे पास 2200 पीएस आया है। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी उसकी, इफेक्टिव रोडबेड सॉइल रेजिलिएंट मॉडल्स निकालने की। इसमें है कोई सवाल? तो आगे चलें।
ये एक और एग्जांपल है, इसमें आपको उन्होंने डिफरेंट व्हीकल टाइप्स बताई हुई हैं। हर व्हीकल के अगेंस्ट उसका नंबर बताया हुआ है, कितनी उस तरह की व्हीकल्स हैं। ट्रक फैक्टर बताया हुआ है और ग्रोथ फैक्टर बताया हुआ है। ट्रक फैक्टर क्या होता है, आपके पास पर ट्रक एवरेज नंबर ऑफ ईजल्स कितने हैं। और इंसिस ट्रक फैक्टर हमारे पास 0.7 है, तो इसका मतलब है आप जब हमें ट्रैफिक डाटा दोगे और बताओगे उसमें 1,000 ट्रक्स हैं, तो हमें पता है कि पर ट्रक एवरेज नंबर ऑफ ईजल्स कितने 0.7 है, तो हम 0.7 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ईजल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास हर टाइप ऑफ व्हीकल का नंबर गिवन है, उसका ट्रक फैक्टर गिवन है। ठीक है, अब नंबर ऑफ व्हीकल जो है ना, ये 1 साल के डाटा के लिए है, ठीक है। और ट्रक फैक्टर से आप जब मल्टीप्लाई करोगे इन दो को, तो आपके पास इस व्हीकल के लिए बेस ईयर के ईजल्स आएंगे। इस तरह आप इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा के ना हर व्हीकल टाइप के बेस ईयर की ईजल्स निकाल लोगे। अब चूंकि आप पेमेंट का जो परफॉर्मेंस पीरियड होता है, जो पेमेंट को आप डिजाइन करते हो, वो डिपेंड करता है ना बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन अमूमन 20 साल के लिए होता है, फिर रिजिड पेमेंट ज्यादा भी हो सकती है। तो फिर आपको एक ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है, क्योंकि विद टाइम पॉपुलेशन ग्रो करती है, आपकी ट्रैफिक ग्रो करेगी। तो आप पहले साल के ट्रैफिक डाटा पे 20 साल के लिए नहीं डिजाइन कर सकते, आपको ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्रोथ फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स को जब ट्रक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो बेस ईयर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स आ गए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया ग्रोथ फैक्टर से। ग्रोथ फैक्टर कैसे निकाले, इस क्वेश्चन में तो खैर गिवन है, आगे भी हम अगले एग्जाम्पल में सीखेंगे कैसे निकालना है। तो ग्रोथ फैक्टर की वैल्यू जो आपके पास है, आपने उसको इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास ईजल्स आ जाएंगे इस व्हीकल के लिए। इस तरह सब व्हीकल के लिए कहते हैं, आप ईजल्स कंप्यूट कर सकते हो इनको ऐड करके। तो हमारे पास टोटल डिजाइन ईजल्स कितने हैं, 1,496,900। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स को ट्रक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, बेस ईयर के लिए ईजल्स निकल है। तो ग्रोथ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास प्रोजेक्टेड लाइफ के लिए ईजल्स निकल है। उन सबको सम अप किया, तो आपके पास आपकी पेमेंट की जो डिमांड है, जो डिजाइन लाइफ है, वो निकल आई। डिजाइन लाइफ के लिए जो इजल्स उस पे आएंगे, जो आपने कंप्यूट किए हैं, वो निकल आए। तो यूं आपने इजल्स निकाले हैं, अगर आपको इस नेचर का डाटा गिवन है, इस नेचर का ट्रैफिक डाटा अवेलेबल है आपके पास। अब अगली एग्जांपल हम करते हैं, जो असाइनमेंट में भी थी, ये वाली। डिटरमिन डिजाइन easels for a rehabilitation of four-lane divided highway where average daily traffic is 20,000. Vehicles having 15% trucks. The distribution of traffic is 50-50. Truck factor is 0.87 easels per truck. Anticipated growth rate is 4% for next 10 years, for which rehabilitation is being planned. अब जो उन्होंने हमें 20,000 दी है ना वैल्यू ट्रैफिक की, वो पूरी की पूरी 4 लेन्स के लिए वैल्यू है। ठीक है, 4 लेन्स के लिए वैल्यू है। अब हमने निकालना क्या है, डिजाइन ईजल्स निकालने हैं। ईजल्स का कॉन्सेप्ट ये है ना, आपके पास जितनी भी व्हीकल की टाइप्स होती है ना, उन सब के एक्सेल्स को ना आप एक स्टैंडर्ड एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करते हो। वो स्टैंडर्ड एक्सेल आपने क्या लिया हुआ है, यानी सारी कैलकुलेशंस में क्या चलता आ रहा है, 18 किप के लोड के अगेंस्ट जो एक्सेल आपके पास होता है ना, उसको आपने स्टैंडर्डाइज एक्सेल कहा हुआ है। ये हमारा एक ईजल होता है, जिसका 18,000 पाउंड वेट होता है, 18 किप्स वेट। ठीक है, हम हर तरह की गाड़ी के जो एक्सेल्स होते हैं ना, उसको इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम बता देते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्टेड डिजाइन लाइफ है पेमेंट की, उस पे अगर 5 मिलियन ईजल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 मिलियन इस तरह के आपके पास एक्सेल्स आ रहे हैं। तो हम बेसिकली अपनी आसानी के लिए सबको यूनिफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपके पास एक छोटी गाड़ी है, ठीक है, एक बड़ा ट्रक है, नो मैटर द टाइप ऑफ द व्हीकल, आप उनके एक्सेल्स को ईजल्स में कन्वर्ट करते हो। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हो, उसके लिए आपके पास लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमने ईजल्स डायरेक्ट निकालने हैं। तो आपके पास एक 4 लेन डिवाइडेड हाईवे है। ठीक है, एवरेज डेली ट्रैफिक 20,000 है, उसमें 15% ट्रक्स हैं। अब आपके पास 4 लेन्स की है ना, ये 2 लेन्स एक डायरेक्शन में, 2 लेन्स दूसरे डायरेक्शन में, और बराबर बराबर ट्रैफिक है, यानी 10,000 एक डायरेक्शन में आपके पास ट्रैफिक है, 10,000 एक डायरेक्शन में ट्रैफिक है। अच्छा, हम जो डिजाइन ईजल्स निकालेंगे ना, वो एक लेन के लिए निकालते हैं हमेशा। ठीक है, हम एक लेन के लिए डिजाइन ईजल्स निकालेंगे। तो अगर 20,000 4 लेन्स की आपके पास क्या कहते हैं ट्रैफिक है, तो एक साइड की ट्रैफिक कितनी हो जाएगी, उन्होंने हमें बताया हुआ है हाफ ऑफ दिस। तो 10,000 व्हीकल्स जो हैं वो 2 लेन्स पे आ गई। अब 2 लेन से आपने एक लेन पे जाना है, राइट। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर असाइनमेंट में तो हमें गिवन था, यहाँ पे भी कहीं उसकी वैल्यू एक एस्टिमेटेड गिवन थी कि क्या रेंज होती है, कहीं भी नहीं लिखी थी। बहरहाल उसकी वैल्यू मुझे याद है 0.1 0.8 से 1% के बीच में होती है, 0.8 से 1 के बीच में होती है। ये चेक करना, यहीं पे कहीं लिखी हुई है वैल्यू, 0.8 से 1 के बीच में।
तो हम कितना ले लेते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? हम इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.9 ले लेंगे। ठीक है। तो पहले 4 लेन से हम 2 लेन्स में आए। वो हम किस डेटा के थ्रू है? उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक दी हुई थी 50-50। 10,000 पे पहुंच गए। अब 10,000 2 लेन्स के, आपने डिजाइन लेन पे जाना है, एक लेन पे जाना है। तो उसके लिए आपने इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 0.8 से 1 के बीच में किसी वैल्यू से। तो हम एवरेज वैल्यू 0.9 ले लेते हैं। तो आपने 20,000 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 0.9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो यूं आपके पास एक लेन पे ट्रैफिक आ गई। अब उस एक लेन पे कितने परसेंट ट्रक्स हैं? 15% ट्रक्स हैं। तो उसको 0.15 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। अब 0.15 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास नंबर ऑफ ट्रक्स आ गए उस एक लेन की। अब पर ट्रक एवरेज नंबर ऑफ ईजल्स कितने हैं? 0.87 है। तो उसको आप जब 0.87 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास पहले साल के लिए क्या निकल आएंगे? नंबर ऑफ ईजल्स। अब हमने 10 साल के लिए क्या कहते हैं, पेमेंट को डिजाइन करना है। वो ग्रोथ रेट कितना है? 4% है। तो आपको अब एक और फैक्टर चाहिए होता है, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है। ग्रोथ फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है 1+R। ये देखो जो लिखा हुआ है, आर आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपको गिवन था, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट। ठीक है। एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट हमारा कितना है? 4% है। और एंड क्या है आपके पास? डिजाइन लाइफ है। तो यहाँ से हमारे पास ग्रोथ फैक्टर कितना निकला है? 12.01% निकला है। अब आप 12 इसको निकालने का एक और तरीका भी है। आप यहाँ पे चले जाओ। ठीक है। हमारा ग्रोथ रेट कितना था? 4% था। और हमारी डिजाइन लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स थी। तो 10 ईयर्स के अगेंस्ट 4 साल, 4% ग्रोथ फैक्टर है, तो 12.01। तो इस टेबल से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपने बेसिकली टोटल ग्रोथ फैक्टर फाइंड करना होता है। ठीक है। तो आपने टोटल ग्रोथ फैक्टर भी फाइंड कर लिया। अब जब आप अपने बेस ईयर के रिजल्ट्स को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपके पास क्या कहते हैं, वो आ जाएगा, डिजाइन रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये देखें, पहले पहले हमने ट्रैफिक को मल्टीप्लाई कर। अच्छा, एक और चीज, हमारे पास डेली ट्रैफिक गिवन थी, राइट? तो अगर हमने ईयरली ट्रैफिक निकालनी है, तो उसको हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, एडीटी, एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक है। तो 20,000 हमारे पास एक दिन की थी, उसे हमने 365 से मल्टीप्लाई किया, एक साल की ट्रैफिक आ गई। 0.5 से मल्टीप्लाई किया, हम 4 लेन से 2 लेन्स पे पहुंच गए। ठीक है। 0.9 से मल्टीप्लाई किया, 2 लेन से एक लेन पे पहुंच गए। ट्रक्स कितने थे? 15% थे। 0.15 से किया, हम ट्रक्स पे आ गए। ट्रक फैक्टर कितना था? 0.87, यानी 0.87 ईजल्स पर ट्रक थे। ठीक है। तो आपके पास, आप यहाँ तक पहुंच गए। पहले साल की ईजल्स निकाल लिए, उसको ग्रोथ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। आपने 10 साल की डिजाइन लाइफ के लिए नंबर ऑफ ईजल्स निकाल लिए। कितनी ईजल्स आ गया आपके पास? 5.2 मिलियन डिजाइन ईजल्स। तो ये न्यूमेरिकल था डिजाइन ईजल्स निकालने का। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हेलो मुरसलीन। अच्छा यार, ये जो इसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% थी ना, अगर 60-40 हो जाए तो तब जरा बता देना। तब फिर आप मैक्सिमम वाली पे डिजाइन करना, 60 वाली पे। अच्छा मैक्स, सही है। क्योंकि जाहिर है क्रिटिकल क्रिटिकल वही हो जाएगी ना। उसको बस फिर उसी वो जो रेंज गिवन होगी इसमें जो 0.9 थी उससे मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, 0.6 को फिर 0.9 से। सही है। ठीक हो गया। मुरसलीन कौन कौन सा लेक्चर करवाओगे आज? यार मैं लेक्चर नंबर मुझे नहीं है ऐसा याद। इसमें हम एस्ट्रो मेथड करेंगे, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट का। और हम एफ ए मेथड करेंगे, और एक ये ट्रैफिक वाली जो है। ये 5 स्लाइड है। एयरपोर्ट सुन डिजाइन जाओ। करें? ये, हाँ, ये पर डिजाइन करेंगे ना। हाँ, चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी बेसिक स्लाइड कवर होगी डिजाइन इजल्स की। अब हम आते हैं पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन पे। ठीक है। अच्छा, ये बिलाल लेक्चर 6 है ये वाला। ठीक है। एस्ट्रो मेथड से हम करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। थ्योरी वगैरह पढ़ लेना सारे। अच्छा देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल नंबर की इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन ऐसे, इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। देखो, ये आपके पास बेस का हो गया, ये आपके पास सब बेस का हो गया, ये आपके पास सरफेस कोर्स का हो गया। ये तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं इनटू द स्ट्रक्चरल नंबर, और वो आपके पास पेमेंट की स्ट्रेंथ को गवर्न करता है। ये थ्योरी है, बेशक समझो ना समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल्स मेन चीज है। ये सारा जो है ना एग्जाम्पल से हम समझेंगे।
ये लंबी लंबी इक्वेशंस भी गिवन है और इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं स्लाइड्स में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो सर देंगे। सर चार्ट्स को ही प्रेफर करेंगे जितना मुझे लगता है। ठीक है, ये वैसे ये वाला आपके पास चार्ट है फ्लेक्सिबल पेमेंट अ, डिजाइन का। मुरसलीन, ये हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 11.1। तो ये आसान सी है, हम एक मिनट को इस एग्जाम्पल से सारा समझेंगे, बाकी सारी भी इसी एग्जाम्पल के अंदर कवर हो जाएंगी। अब हमने पेवेंट डिजाइन करनी है। पेवेंट फ्लेक्सिबल पेवेंट डिजाइन का क्या मतलब है? आपने हर लेयर की थिकनेस बतानी है, कितनी कितनी रखनी है, आपने सब बेस कितनी देनी है, आपने बेस कोर्स कितना देना है, और आपने सरफेस कोर्स कितना देना है। थिकनेसेस डिसाइड करना इज द डिजाइन ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक हो गया जी? तो अब हमारे पास अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या निकाले थे, पे डिजाइन ईजल्स निकाले थे, राइट? ये इनपुट पैरामीटर था हमारा ट्रैफिक के लिए। हमने पिछली स्लाइड्स में जो डिजाइन ईजल्स निकाले थे वो देखो हमारे पास यहाँ पे एज इनपुट अवेलेबल है। ठीक है, तो इस पेमेंट पे कितने ईजल्स आएंगे? 2 × 10⁻⁶ ईजल्स। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारा सरफेस कोर्स है वो एसफॉल्ट कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, और उसका मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना है? मॉडुलस रप्चर कह रहा हूँ, सॉरी, रेजिलियंट मॉडुलस कितना है? 45,000 psi। ठीक है, यहाँ पे शायद एक और जीरो भी आना चाहिए। अच्छा, सीबीआर वैल्यू बेस फोर्स की कितनी है? 100 है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिलियंट मॉडुलस कितना है? 31,000 psi। सीबीआर वैल्यू सब बेस 22 है, और उसका रेजिलियंट मॉडुलस कितना है? 13,500। और सब ग्रिड का सीबीआर वैल्यू 6 है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास जो कंडीशन है ना, इसके थ्रू आप ड्रेनेज कोफिशिएंट्स निकालोगे। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू, जो ऊपर M1 M2 नहीं थे, वो हम इसके थ्रू निकालेंगे। एग्जाम इसके अलावा आपको रिलायबिलिटी की वैल्यू गिवन है 99%। रिलायबिलिटी का पता है क्या मतलब होता है? ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। यानी आपने एज अ डिजाइनर पेवेंट डिजाइन कर दी है। ठीक है, आपने कहा मैंने ऐसी पेवेंट बनाई है, ये वो थिकनेसेस हैं जो 20 साल के लिए इस पेवेंट को, जो हमें लोड्स निकालने हैं, ट्रैफिक लोड्स, उन लोड्स और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के खिलाफ सेफ रखेगी। यानी देर इज अ 99% चांस कि जो हमने डिजाइन किया है वो सही रहेगा, यानी वो फेल नहीं करेगा। तो जितनी ज्यादा रिलायबिलिटी होती है, ऑब्वियसली आपको उतना एक्यूरेट होना पड़ता है, उतनी ज्यादा कॉस्ट आती है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने पेवेंट डिजाइन की है वो क्या सक्सीड करेगी या नहीं करेगी। अब इसका मतलब है देर इज अ 99% चांस कि हम जो पेवेंट डिजाइन करेंगे वो अपने डिजाइन लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड डिवीजन जो आपके पास है फ्लेक्सिबल पेवेंट के लिए 0.4 और 0.5 के बीच में होती है, और ज्यादातर जो इसकी वैल्यू ज्यूम की जाती है ना फॉर अ फ्लेक्सिबल पेवेंट डिजाइन, ठीक है, वो 0.49 होती है। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन वैल्यू। अगर क्वेश्चन पेपर में ना गिवन हो ना, तो मेरा जितना ख्याल है आपको 0.49 ही लेनी चाहिए वैल्यू फ्लेक्सिबल पेवेंट डिजाइन के अंदर। अब आपके पास इनिशियल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 4.5 है, टर्मिनल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 2.5 है, तो आपके पास चेंज इन सर्विसिबिलिटी इंडेक्स क्या है? 2.0 है। सर्विसिबिलिटी इंडेक्स बेसिकली आपको क्वालिटी बताता है पेमेंट की कितनी है। इसका मतलब ये है कि जब पेमेंट बनी है ना नई नई, उस वक्त उसकी राइडिंग क्वालिटी एवरीथिंग वो अच्छी है, और 4.5 उसका इंडेक्स है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डिजाइन लाइफ वो रिड्यूस होकर 2.5 पे आ जाएगा। फिर इसके बाद या आप नई रोड बनाओगे या उसको रिहेबिलिटेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना, ये हमारा सारा इनपुट डेटा है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन में गया हूँ, ये सारा। अब आगे हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हमने करना है पेवेंट को डिजाइन, उसके लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए? उसके लिए हमें, हमारे पास तीन इक्वेशन है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। हमें देखो SN1 SN2 SN3 की वैल्यू चाहिए, हमें A1 चाहिए, हमें A2 चाहिए, हमें A3 चाहिए, हमें M2 चाहिए, हमें M3 चाहिए, और D1 D2 D3 तो हमने निकालना है ना, वही तो हमारा मकसद था डिजाइन का। तो हम पहले पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं A1 A2 A3 की। ठीक है, अब सर ने जो उस दिन दिया था हमें क्लास में, क्या कहते हैं, PBL, वही वाले हम क्या कहते हैं ग्राफ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सीबीआर वैल्यू बेस के में कितनी गिवन है? 100। ठीक है, तो अच्छा A1 से शुरू करते हैं पहले पहले। एसफॉल्ट कंक्रीट, ये A1 A2 A3 जो है ना, इनको लेयर कोफिशिएंट्स कहते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल लेयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम लेयर कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे किस किस का? एसफॉल्ट कंक्रीट सरफेस लेयर का, बेस कोर्स का, सब बेस का। A1 A2 A3 फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास ग्राफ्स हैं यहाँ पर पिछले लेक्चर के अंदर। एक मिनट। ये देखो, ये ग्राफ्स आ गए। पहला पहला हमने क्या करना है, एसफॉल्ट कंक्रीट का। तो एसफॉल्ट कंक्रीट के लिए देखो, ये हमें चार्ट गिवन है, देख रहे हो? इस चार्ट में ना आपका जो रेजिलिएंट मॉडुलस है
उसके अगेंस्ट आपने स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट A1 निकालना है। इसको लेयर कोफिशिएंट कहते हैं, स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट कहते हैं, स्ट्रक्चरल लेयर कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, A1 निकालना है। अब हमारे पास देखो 450,000 PSI वैल्यू गिवन है रेजिलिएंट मॉडल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 10⁵ है तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई, 4.5 बन गई। यहाँ से तकरीबन ऐसे आएगा यहाँ तक, इधर से फिर ऐसे जाएगा। देखा, थोड़ा सा मिडिल से नीचे बन रहा है, तो 0.44। ठीक है, देखो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 0.44 आ गई। हमने लेयर कोफिशिएंट पहली लेयर का फाइंड कर लिया। अब बेस की बारी है। बेस का CBR हमें कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर, 100। ये देखो ये 100 गिवन है। तो अब 100 हमारे पास उसके अगेंस्ट हमने निकालनी है बेस का कोफिशिएंट जो कि A2 है। अब A2 के लिए ना आपको गिवन है मल्टीपल चार्ट्स। एक मिनट, ये देखो, पहला पहला जो है ना ये अनट्रीटेड बेस लेयर के लिए है। अगला वाला आपके पास बिटुमिनस ट्रीटेड बेस लेयर के लिए है। और तीसरा जो है वो सीमेंट ट्रीटेड बेस लेयर के लिए है। ठीक है, तब हमारे पास अगर नहीं डाटा गिवन हमें कि लेयर ट्रीटेड है, तो हम, मेरा ख्याल है ये जूम करेंगे जैसे जैसे इस एग्जांपल में किया कि वो अनट्रीटेड है। ठीक है, तो अनट्रीटेड बेस लेयर। अब 100 हमारे पास, अगर तो वो सीमेंट ट्रीटेड या बिटुमिनस ट्रीटेड होती तो फिर किसी ना किसी फॉर्म में इंडिकेट किया हुआ होता। अगर सिर्फ ट्रीटेड लिख देते फिर भी हम कोई ना कोई चूज कर लेते उन दोनों में से, लेकिन उन्होंने कोई हमें इंडिकेशन नहीं दी हुई, तो हम अनट्रीटेड ही एज्यूम करेंगे। अब CBR की वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, ये देखो ये गिवन थी यहाँ पे आपके पास 100। तो 100 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है A2 की, ये देखो ये 0.14 आ रही है। ठीक है, तो 0.14 आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई A2 की। अब इसी तरह सब बेस की वैल्यू निकालनी है। सब बेस का CBR गिवन है आपको 22। ठीक है, उसके लिए भी चार्ट गिवन है यहाँ पे। A3 की चार्ट चाहिए हमें, A2 का, ये A3 का आ गया। ठीक है, A3 का एक ही है और ये किसका है, हाँ, जो इस चार्ट से वैल्यू फाइंड की थी ना उसकी, पहली लेयर की A1 की वैल्यू, वही सेम वैल्यू हम इस चार्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है A3 की हमें सब बेस कितना 22 गिवन था। हाँ, तो A3 का 22 हमें गिवन है। तो 22 के अगेंस्ट अगर ऐसे हम जाए आगे, तकरीबन ये तो ये 0.1 बन रहा है। ठीक है, तो 0.1, ये A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास तीनों लेयर कोफिशिएंट्स आ गए, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। जब A1 A2 A3 फाइंड कर लिया, ठीक है, तो अगला स्टेप है आपने जाना है इस ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ जो गिवन है आपको, ठीक है, पहले पहले यहाँ पे रिलायबिलिटी की वैल्यू लेनी है आपने। हमारे पास क्वेश्चन में रिलायबिलिटी की वैल्यू क्या है, 99%। स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी है, 0.49। ठीक है, तो रिलायबिलिटी 99 यहाँ से आ गई, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन 0.49 ये कोई होगी। ठीक है, तो इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है, ऐसे आगे ले जाना है। अब आप टर्निंग लाइन पे पहुंच गए हो। ठीक है, अगली चीज आपको क्या चाहिए, एस्टिमेटेड टोटल 18 के ईजल एप्लीकेशंस मिलियंस के अंदर। ठीक है, तो आपको ईजल्स चाहिए। हमारे क्वेश्चन में कितने ईजल्स थे, 2 मिलियन ईजल्स, राइट। तो हम यहाँ से 2 मिलियन पे चले जाएंगे। ये देखो ये यहाँ से 2 मिलियन पे चले गए। ये वैल्यूज अगेन प्रैक्टिस करके पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 मिलियन पे गए और हम एक और टर्निंग लाइन पे पहुंच गए। ठीक है, तो पहले पहले रिलायबिलिटी और स्टैंडर्ड डिवीजन से हम यहाँ तक पहुंचे, फिर ईजल्स के थ्रू हम इस टर्निंग लाइन पे पहुंच गए। अब अगली हमें चीज क्या चाहिए, अफेक्टिव रोडबेड सॉइल रेसिलिएंट मॉडल्स, जो हमने पिछले एग्जांपल में फाइंड भी किया था। पहले पहले एग्जांपल के अंदर हमने यही चीज फाइंड की थी ना, रोडबेड सॉइल रेसिलिएंट मॉडल्स। अच्छा, अब हम जिस लेयर का इफेक्टिव रोडबेड सॉइल रेसिलिएंट मॉडल्स फाइंड करेंगे ना, हमारे पास उससे ऊपर वाली लेयर का स्ट्रक्चर नंबर आएगा। ये देखो यहाँ से लेकर समझ आएगा ये। अगर अब हम देखो, हमने SN1 निकाला ना, SN1 जी निकाला हमने, तो हम इस लेयर का मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे E2। SN2 निकालना है हमने, तो हम इस लेयर का मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे E3। और हमने SN3 निकालना है, तो हम सब ग्रेड जो नीचे ये है जिसका हमने फाइंड किया था पिछले एग्जाम्पल में, वो वाला हम मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो SN जहाँ पे निकालना है उससे निचली लेयर का आपने मॉडुलस इस्तेमाल करना है। ठीक होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अब SN1 जब हम निकालेंगे, SN1, ठीक है, तो हम बेस का मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे। जब हम SN2 निकालेंगे तो हम सब बेस का मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे। जब हम SN3 निकालेंगे तो हम सब ग्रेड का मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपने फिर जोन से आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग लाइन लगानी सीधी। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे इस ग्राफ के स्टार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना, तीन वैल्यूज होंगी ना, जब SN1 निकालेंगे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, जब SN2 निकालेंगे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी।
जब SN3 निकालेंगे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो आप समझो हम SN1 निकाल रहे हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। अब आगे आपके पास क्या कहते हैं, ये कुछ ग्राफ्स के बने हैं। इन ग्राफ्स का आगे जो ये लिखा हुआ है ना, ये डेल्टा PSI है, ठीक है, ये डेल्टा PSI की वैल्यू है, डिजाइन सर्विसबिलिटी लॉस। अब हमारा डेल्टा PSI किसके इक्वल था? 2 के इक्वल था, ठीक है। तो आप यहाँ से 2 वाला देखो, 2 वाला कौन सा बन रहा है, ये आखिरी 3 है तो ये 2.5 होगा, ये 2 है, देखो ये 2 वाला बन रहा है, ठीक है। तो आप 2 वाले पे पहुंच जाओगे। जब 2 वाले पे आप पहुंच गए, आपने वहां से सीधा एक नीचे वर्टिकल लाइन लगानी है, तो आपके पास स्ट्रक्चरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो रिलायबिलिटी, ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन, ईजल्स, यहाँ तक SN1 SN2 SN3 का इनपुट पैरामीटर सेम है। अब SN1 SN2 SN3 के लिए क्या चीज़ डिफर करेगी? ये वाली वैल्यू डिफर करेगी। आगे ग्राफ भी सेम है, क्योंकि डेल्टा बेस सही सबके लिए सेम है ना। तो SN1 SN2 SN3 के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, वो ये चीज़ है। बाकी हर चीज़ तीनों के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी स्ट्रक्चर नंबर की, SN1 SN2 और SN3। तो अब हम आते हैं, देखो ये हमारे पास निकल आई। ये निकाल के एक बार ट्राई भी कर लेना, अगर ना निकले ना ग्राफ से फिर मुझसे पूछना, समझा भी दूंगा। बाकी पढ़ना है ग्राफ से, ये तो सिंपल सा काम है, ठीक है। तो आपने SN1 SN2 SN3 फाइंड कर लिया। ये चीज याद रखना, वही मैंने आपको बताई थी कि जोन सा फाइंड करें ना उसके नीचे वाला मॉडुलस करना है। अब जैसे हम SN3 फाइंड करें आखिरी वाला, ठीक है, तो हम सब ग्रेड कर लेंगे रेजिलिएंट मॉडुलस। और सब ग्रेड का रेजिलिएंट मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल है? सब ग्रेड का रेजिलिएंट मॉडुलस हमारे पास हमने फाइंड किया था, रुको किधर फाइंड किया था, इसकी इक्वेशन होती है 1500 CBR, जो उस दिन सर ने हमें बताई थी क्लास में, 1500 CBR। CBR की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। 1500 × 6 9,000, ठीक है, तो 9000 PSI। तो जब SN3 हमने निकाला, तो उसके लिए हम सब ग्रेड का रेजिलिएंट मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे। और सब ग्रेड का रेजिलिएंट मॉडुलस आपने निकालना है, तो आपके पास CBR गिवन था। CBR को कैसे कन्वर्ट करते हो आप इनटू रेजिलिएंट मॉडुलस को? 1500 से मल्टीप्लाई करते हो। एक बार ये चेक भी कर लेना, इसकी 4-5 इक्वेशन से मेरा ख्याल है। 1500 CBR थी, इसके अलावा और इक्वेशंस भी थी, और वो सारे डिपेंडेंट थी ऑन द वैल्यू ऑफ CBR की। अगर CBR की वैल्यू इतनी है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी, अगर CBR की वैल्यू इससे ज्यादा होगी है तो वो इक्वेशन इस्तेमाल होगी। तो उन इक्वेशन से आपने डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ CBR रेजिलिएंट मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो जोन सा स्ट्रक्चरल नंबर निकाल रहे हो, उससे निचली लेयर का आपने रेजिलिएंट मॉडुलस इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। अब हमने स्ट्रक्चर नंबर निकाल दिए। पहला पहला यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन में डाटा गिवन था, इधर तक पहला पहला का काम किया हमने, स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स निकाले, A1 A2 A3। उसके बाद हमने अगला काम क्या किया, SN1 SN2 SN3 की वैल्यूज निकाली। अब हमने करनी है इक्वेशन इस्तेमाल, जो हमने पहले भी कहते हैं वो की थी, अ, ऊपर देखी थी। देखो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, D1 > और इक्वल टू SN1/A1, ठीक है। तो SN1 हमने फाइंड कर लिया, कितना आया? 2.6 आया। और A1 हमने फाइंड कर लिया, कितना आया है? 0.44 आया। तो यहाँ से हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5.9 इंच आ गई। अब ये देखो, ये दिस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, तो हम ग्रेटर देन में इसको राउंड अप करके 6 इंचेस ले लेंगे। अब आपने जोन से भी वैल्यू ली है ना, उसके बाद राउंड अप करके, ठीक है, जब इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आपने उस वैल्यू के अगेंस्ट SN1 की वैल्यू निकालनी है। D1 = SN1/A1, यहाँ से हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई, हमने उसको राउंड अप करके चेंज कर दिया। अब चेंज के अगेंस्ट हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे, उसको A1 से मल्टीप्लाई करेंगे और SN1 निकालेंगे। तो हमारा SN1 क्या है? 2.64 आया। तो जो हमने इनिशियल निकाला था वो कितना था? 2.6 था। और जब हमने राउंड अप करके निकाला वो कितना आ गया? 2.64। तो 2.64 चूंकि 2.6 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है हमारा डिजाइन ओके है, ठीक है। तो आपने जब भी वैल्यू निकालनी है ना, पहले पहले आपने निकालनी है थिकनेस की वैल्यू। उस थिकनेस को आपने राउंड अप करना है। राउंड अप करने के बाद आपने उस राउंडेड अप थिकनेस से दोबारा स्ट्रक्चर नंबर निकालना है। अगर तो वो पहले वाले से ज्यादा आ रहा था तो इट्स ओके, वो ज्यादा आएगा ही क्योंकि आप राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला आपके पास कितनी कौन सी इक्वेशन है? अब हमने D1 निकाल लिया। D1 का से क्या मुराद है? हमने अपनी सरफेस कोर्स की थिकनेस निकाल ली, जो हमारी एसफॉल्ट कंक्रीट होगी वो 6 इंच की होगी। अब अगली इक्वेशन आपके पास है ये वाली, ठीक है। अब हमारे पास देखो SN2 है बड़ा, D1 हमने अभी निकाला है, कितना हमारे पास आया है? 6 इंच आया है।
A1 हम निकाल चुके हैं, A2 हम निकाल चुके हैं, सिर्फ M2 रह गया। अब M2 निकालना असल काम है। देखो M2 के लिए हमारे पास क्या, M1 और M2 इस क्वेश्चन में हमारे पास सेम होंगे। हमारे पास क्या कंडीशन गिवन थी, अ वीक फॉर वाटर टू बी ड्रेन्ड विद इन मॉइस्चर लेवल 30%, ठीक है। तो फिर से हम पिछले स्लाइड्स पे जाएंगे, यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है। ये ठीक है, रिकमेंडेड ड्रेनेज कोफिशिएंट्स फॉर अनट्रीटेड बेसिस इन सब बेसिस इन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, ये अनट्रीटेड बेसिस के लिए। अब हमारी क्वालिटी ऑफ ड्रेनेज जो है ना, आपने पहले पहले अपनी क्वालिटी ऑफ ड्रेनेज डिटरमिन करनी है, ठीक है। आपके पास या तो डाटा इस तरह का गिवन होगा, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर, या वाटर रिमूव्ड विद इन का डाटा गिवन होगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सा डाटा गिवन है, कितने ऐसे में रिमूव हुआ है, ठीक है। अ वीक फॉर वाटर टू बी ड्रेन, ठीक है, एक हफ्ता। तो हम यहाँ पे पहुंच गए, 1 वीक। आपने यहाँ से एक वैल्यू ले ली, अब अगली वैल्यू आपने यहाँ से लेनी है। परसेंटेज ऑफ टाइम पेवेंट स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू मॉइस्चर लेवल्स अप्रोचिंग सैचुरेशन, 30%, यानी ग्रेटर देन 25%। तो हमारे पास कॉलम ये बन गया, ठीक है, और रो हमारे पास 1 वीक वाली बन गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0.8 आ गई। तो 0.8 हमारे M2 और M3 की वैल्यूज हैं। अब हमारे पास M2 और M3 की वैल्यूज सेम हमने क्यों ली, क्योंकि हमें एक ही स्टेटमेंट गिवन है, और इसी की बेसिस पे हमने M2 और M3 की वैल्यू ली है। अगर तो बेस और सब बेस के लिए डिफरेंट ये वाली स्टेटमेंट गिवन होगी, तो फिर M2 और M3 अलग अलग निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक ही स्टेटमेंट गिवन है, हम M2 और M3 दोनों 0.8 लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने सारी वैल्यूज डाली हैं। M2 की वैल्यू हमने क्या ली है, अभी जो हमने निकाली है 0.8, ठीक है। A2 कितना है हमारे पास, 0.14, हमने अभी ऊपर निकाला था यहाँ पे, ये A2, ठीक है। यहाँ से आपने SN1 की वैल्यू, SN1 स्टार की वैल्यू समझ लेनी है। स्टार जो है आपने रीकैलकुलेट जो किया था, 2.64 जो आया था, ठीक है, चेंज की बेसिस पे। तो SN1 स्टार की वैल्यू 2.64 ले ली। SN2 की वैल्यू की कहते हैं, आपने ऊपर फाइंड की थी यहाँ पे, ग्राफ से कितनी आई थी, 3.8 आई थी। तो यहाँ से आपके पास D2 प्राइम कितना आ गया, D2 स्टार 10.36 आ गया, ठीक है। अब हम इसको राउंड अप करेंगे, हमने 12 इंच कर लिया इसको, ठीक है। अब 12 इंच के अगेंस्ट हम दोबारा SN2 की वैल्यू निकालेंगे। SN2 की वैल्यू हमारे पास दोबारा निकालने से क्या आई, 3.98 आई। और हमारे पास जो हमने निकाली थी वो क्या थी, 3.8 थी। तो 3.98 3.8 से ज्यादा, इसका मतलब है ये ओके, ठीक है। अब इसी तरह आपने D3 का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला, ठीक हो गया। इसके अंदर A3 भी गिवन है, M3 भी गिवन है, A2 पता है, हमें D2 पता है, M2 पता है, A1 पता है, D1 पता है, SN3 पता है, हर चीज नोन है, ठीक है। सारी चीजें नोन है आपके पास। यहाँ से D3 की वैल्यू निकल आएगी 5.25 इंचेस। ये देख लो, M2 भी हमारे पास कितना है, 0.8 है, और M3 हमारे पास कितना है, 0.8 है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से 5.25 इंचेस आ गई, इसको राउंड अप कर दिया, 6 इंचेस आ गई। अब जब राउंड अप किया तो दोबारा से हम SN3 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आई, 4.46 आई। और हमने ग्राफ से कितने निकाले थे, 4.4। तो हमारी वैल्यू ग्रेटर है, तुम्हारा डिजाइन ओके है। आपने D1 D2 D3 निकाला और एसरटेन कर लिया इस चेक से कि क्या आपकी गिवन थिकनेस ज्यादा आ रही है, आपका गिवन स्ट्रक्चर नंबर ज्यादा आ रहा है नेशनल स्ट्रक्चर नंबर से, ठीक है, वो ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा डिजाइन ओके है। तो हमारी सरफेस कोर्स चेंज का है, हमारे क्या कहते हैं, बेस कोर्स 12 इंच का है, और हमारा जो सब बेस है वो कितना है, 6 इंच का है। देखो, सब बेस 6 इंच, ग्रानुलर बेस 12 इंच, और एस्फाल्ट कंक्रीट सरफेस 6 इंच। तो ये हमने क्या कहते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेवेंट का डिजाइन किया है यूजिंग दी एस्टो मेथड, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन पूरे मेथड में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, तो ये काफी ज्यादा चांसेस के आने का। इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। मुरसलीन, ये जो 3 इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं ये याद करनी पड़ेंगी, सर ने तो मेरे ख्याल में नहीं दी हुई है। हाँ, क्या मैंने सुना नहीं, क्या बोला। कह रहा हूँ ये जो 3 इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं डी निकालने के लिए, तो ये फार्मूला शीट में गिवन है या याद करनी पड़ेंगी? क्योंकि मैंने देखी है उसमें कोई इक्वेशंस तो नहीं है। फॉर्मूला शीट ग्रुप में आई है, या ग्रुप में सिर्फ अभी टेबल्स आए हैं। अभी फार्मूला शीट अलग से आएगी। फॉर्मूला शीट तो मेरे ख्याल है पेपर में ही बस गिवन होगी, ये होने चाहिए यार। अभी ये इतने बड़े कौन रटा लगा, सर ने मेरे ख्याल में कहा था कि रिटर्न लगा। यार जो मुझे सुनना है फॉर्मूलाज होंगे वो गिवन होंगे। जो रिक्वायर्ड होगा वो सर गिवन होगा। मुरसलीन एक और ये बात कौन याद भी करे। जो हम्म। मुरसलीन एक और बात भी, जो आपने भी ग्राफ स्ट्रक्चर कोफिशिएंट के A1 A2 A3 जो नहीं निकाले,
इसके भी हाँ ग्राफ सर ने जो है टेबल के अंदर जो सर ने ग्रुप में शेयर किया उसके अंदर नहीं है, नहीं, नहीं है उसके अंदर। ये तो होने चाहिए थे। या तो फिर अगर ये सर A1 नहीं की दिए तो तो शायद, दो में से कोई एक तो गिवन होगा। या तो फिर ये होगा कि सर ने अगर नहीं दिए तो उस तरह का कोई सवाल आ नहीं रहा होगा, या फिर पता नहीं क्या नहीं, वो हिसाब है। ये होगा ना, A1 A2 A3 दे देंगे सर। हाँ वही कह रहा हूँ फिर ना, या यार तो हो जरूरत ही नहीं सकता है होगी कि उनकी। कुछ हाँ पेपर के साथ अटैच्ड हों फॉर्मूलाज और ग्राफ्स, क्योंकि वो नहीं हाँ छोटे से मतलब अगर ग्राफ्स हैं, वो अटैच हो भी सकते हैं इजीली। और इस मेथड में कोई एम्बिग्यूटी वगैरह पूछ लो। अब देखो ये अगला सवाल है, उसमें उन्होंने थिकनेसेस मांगी हुई है, ठीक है। हमने पिछले सवाल में A1 A2 A3 खुद फाइंड किया था, यहाँ पे वो भी गिवन है। हमने M2 M3 की कहते हैं खुद फाइंड किया था, वो भी गिवन है। यहाँ पे बस आपने स्ट्रक्चरल नंबर फाइंड करने हैं और फिर D1 D2 D3 फाइंड कर लेना है। तो सर ने जो खुद से एग्जाम्पल दी हुई है वो इस एग्जाम्पल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर ये समझ आ गई है तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है, इसमें तीनों सारी चीज़ें गिवन है। आप आखिरी का कोई रेजिलियंट मॉडल्स भी गिवन है और इन तीनों के भी मॉडल गिवन है, तो सेम टू सेम वही चीज़ है, बट मोर इजी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी वैसे हो जाएगी। मतलब ये एक अच्छा सवाल है। गिवन द फॉलोइंग डिजाइन इनपुट्स डिटरमिन द लेंथ ऑफ द परफॉर्मेंस पीरियड रिक्वायर्ड। परफॉर्मेंस पीरियड का मतलब डिजाइन लाइफ। स्ट्रक्चरल नंबर SN, जब सिर्फ SN की बात हो रही होगी ना तो ये समझ लेना कि SN3 की बात हो रही है, जो आखिरी वाला होता है। ठीक है, और SN3 की रेंज होती है ना वो 5 के करीब करीब ही होती है। कि हमारे देखो कितना आया था, 4.46 आया था। और आपके पास यहाँ पर कितना गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, 5 गिवन है, तो 5 के करीब करीब ही वैल्यू होती है इसकी। तो SN अगर अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो SN3 है। ठीक है, अच्छा, गिवन द फॉलोइंग डिजाइन इनपुट्स डिटरमिन द लेंथ ऑफ द परफॉर्मेंस पीरियड रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर नंबर इज 5, रिलायबिलिटी इज 95%, स्टैंडर्ड डिविएशन, अब देखो गिवन, अगर ना गिवन होती तो हम एज्यूम करते हैं 0.49 फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.35, इनिशियल सर्विसिबिलिटी 4.3, टर्मिनल सर्विसिबिलिटी 2.5, इफेक्टिव रोड बेड सॉइल रेजिडेंट मॉडुलस हमने कैलकुलेट किया था पहले के एग्जांपल 5000 psi। डेल्टा psi भी एक नई चीज है इसके अंदर। डेल्टा psi ड्यू टू बोथ स्वेलिंग एंड फ्रॉस्ट हीव एज शोन इन फिगर 11.23 एंड ट्रैफिक वर्सेस टाइम रिलेशनशिप है। ठीक है, इस पे हम आते हैं। फिर उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे बना दिया। ठीक हो गया जी, ये इक्वेशन इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी। अब हमारे पास, मैंने क्या कहा था, ये आपके पास राइडिंग क्वालिटी बताती है आपको, सर्विसिबिलिटी जो होती है। ठीक है, आपके पास टर्मिनल हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 2.5 है। अब 2.5 तो टर्मिनल आपके पास गिवन है राइडिंग क्वालिटी के बेसिस पे, लेकिन स्वेलिंग और जो फ्रॉस्ट हीविंग है ना वो इसको मजीद कम करेंगे, क्योंकि जब कंक्रीट स्वेल करेगी, ठीक है, जो आपके कंक्रीट स्वेल कह रहे हैं, जो लेयर्स स्वेल करेंगी फिर हीव करेंगी, ठीक है, फ्रिजिड कंडीशंस के अंदर, तो उससे आपकी सर्विसिबिलिटी मजीद कम होगी। तो 4.3 माइनस 2.5 डेल्टा PSI नहीं होगा, 4.3 माइनस 2.5 माइनस इनकी वजह से जो मजीद रिडक्शन आ रही है ना, वो आपके पास डेल्टा PSI होगा। अभी ये हम एग्जांपल से देखते हैं कि वो निकालना कैसे। अब हमने इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे चलना है, पहले पहले हमने एक डिजाइन लाइफ की वैल्यू ज्यूम करनी पड़ी, ये कोई भी ज्यूम कर लो रीजनेबल। इन्होंने 13 ईयर्स कर लिया, आप 15 कर लो, 20 कर लो, ठीक है। अब पहले पहले जब अपने डिजाइन लाइफ ज्यूम कर लिया आपने, यही चीज जो है ना, ये स्वेलिंग और फ्रॉस्ट हीविंग, इसका डाटा निकालना है। ठीक है, निकालेंगे ये वाला कि- हाँ ये देखो, अब हमने डिजाइन लाइफ कितनी एज्यूम की थी शुरू शुरू में, 13 ईयर्स की थी, राइट। तो 13 ईयर्स हमने इस ग्राफ में पहले एक्स एक्सिस पे 13 ईयर्स लोकेट करना है। अब देखो ये वाली लाइन जो है ना, ये सिर्फ स्वेलिंग की वजह से, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है ना, ये सिर्फ फ्रॉस्ट हीविंग की वजह से है। और जो टॉप वाला कर्व जो है ना, ये दोनों फ्रॉस्ट हीविंग भी और स्वेलिंग दोनों की वजह से कंबाइंड रिडक्शन है। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या डेटा गिवन था, बोथ स्वेलिंग एंड फ्रॉस्ट हीव। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे ऊपर वाला कर्व हमें इस्तेमाल करना है। तो इस कर्व पे आप 13 साल से ऊपर लेके गए, ठीक है, आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हमारे पास तकरीबन कितनी वैल्यू बन रही है, 0.73 बन रही है। तो अब आपने जो डेल्टा PSI निकालना है ना, वो 4.3 माइनस 2.5 माइनस जो आपने वैल्यू निकाली है, 4.3 माइनस 2.5 माइनस 0.73। ठीक है, तो 1.07, ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा PSI की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है,
आपने फाइल फाइंड करनी है W18 की। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लें। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? अ, नहीं, ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी अभी। आपने डेल्टा पी से निकाल लिया ना, उसके बाद आपने दोबारा जाना है उस ग्राफ के ऊपर जिससे हमने स्ट्रक्चरल नंबर निकाला था, ये वाला ग्राफ, ठीक है। आपको रिलायबिलिटी पता है कितनी है, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पता है कितनी है, आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक हो गया जी। आपको स्ट्रक्चर नंबर क्वेश्चन में 5 गिवन था, आपको डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है, आप अकॉर्डिंग टू द कर्व इस साइड पे पहुंच गए, ठीक हो गया जी। आपको ये वाली वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ तक पहुंच गए। तब आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हो और यूं कर कर आके आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। जो सी W18 की वैल्यू आएगी, वही W18 की वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर क्या कहते हैं पुट कर दो, ठीक हो गया जी। उस को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एक y का आंसर आएगा, और वो y का आंसर हमारे पास क्या आया है? 5.1 ईयर्स आया है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने पहले पहले इस ग्राफ से एक एडिशनल लॉस निकाला है, ठीक है, और हमने उस लॉस को इस्तेमाल करते हुए डेल्टा पीएसआई की वैल्यू निकाली है। डेल्टा पीएसआई की वैल्यू जब आ गई तो हमने एसएन वाले ग्राफ से जाके W18 की वैल्यू निकाली है। जब W18 की वैल्यू आ गई तो हमने कहते हैं उससे y की वैल्यू निकाली है। अब y आपने एज्यूम किया था 13 ईयर्स, ठीक है, और y का आंसर क्या है? 5.1 ईयर्स आया इस इक्वेशन से। तो इसका मतलब है अभी काफी ज्यादा डिफरेंस है आपकी एज्यूम्ड लाइफ में और जो आपने कंप्यूट किया उसके अंदर। तो पहली आइट्रेशन जो है ये अनसक्सेसफुल है, ठीक है। अब आपने अगली आइट्रेशन करनी है। अगली आइट्रेशन के लिए आप 13 ईयर्स की जगह क्या वैल्यू एज्यूम करोगे? जो आपने पहले एज्यूम की थी 13 ईयर्स, और जो आपका आंसर आया 5.1 ईयर्स, इनकी एवरेज वैल्यू ले लो, ठीक है, 9 ईयर्स। दोबारा पूरा प्रोसेस रिपीट कर दो, ये हमने किया है। ये पूरा प्रोसेस रिपीट करने पे हमारे पास अब देखो, जो हमने लाइफ 9 ईयर्स दी है ना, तो 9 ईयर्स के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ से कोई ऐसा आप ऊपर जाओगे और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है? 0.59 बन रही है, ठीक है। तो जैसे पहले आइट्रेशन की थी उसी तरह दूसरी आइट्रेशन करनी है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले 13 ईयर्स इनिशियल लाइफ दी थी, अब हमने 13 ईयर्स और 5.1 ईयर्स की एवरेज ले लेंगे जो कि 9 ईयर्स बना है। तो पूरा प्रोसेस रिपीट किया, हमारे पास क्या आंसर आया? 6.5 ईयर्स आया। तो आपने ये उस वक्त तक प्रोसेस रिपीट करना है जब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो लेस देन 1 ईयर हो जाए। अब तीसरी आइट्रेशन के लिए हमने क्या करना है? 9 ईयर्स और 6.5 ईयर्स, इनकी एवरेज वैल्यू लेनी है जो कि 7.7 ईयर्स बन रही है। पूरा प्रोसेस रिपीट किया, अब हमारे पास का आंसर आ गया 7.3 आ गया। तो लेस देन 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब अब आप एक्यूरेट हो गए हो, ठीक है। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की एवरेज जो कि 7.5 बन रही है। तो 7.5 ईयर्स हमारा क्या है? परफॉर्मेंस पीरियड जो रिक्वायर्ड था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कि बोथ फ्रॉस्ट हीविंग एंड स्वेलिंग है, वहां से आपने एडिशनल लॉस निकालना है। उस लॉस के थ्रू आपने डेल्टा पीएसआई निकालना है। डेल्टा पीएसआई आ गया, बाकी हर चीज गिवन है। आपने एसएन वाले जो बड़ा सा नोमोग्राम था, ठीक है, वहां से W18 की वैल्यू निकाली। W18 की वैल्यू आ गई, आपने इस इक्वेशन में पुट की, आपके पास y का आंसर आ गया। आपने देखना है कि उनका डिफरेंस 1 से कम है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो उन दोनों वैल्यूज की एवरेज लेनी है और उस वैल्यू के थ्रू दोबारा अगली आइट्रेशन स्टार्ट करनी है। और ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक डिफरेंस 1 से कम ना हो जाए। जब डिफरेंस 1 से कम हो जाएगा तो जो फाइनल वैल्यू आई है और जो उस फाइनल वैल्यू की इनिशियल assumption थी, उन दोनों की एवरेज लेनी है। वो आपका परफॉर्मेंस पीरियड यानी डिजाइन लाइफ होगी। आगे समझिए, ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम मुर्सी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुर्सी भाई ये पूछ रहा था कि ये W18 क्या होता है? W18 यानी क्या है? ईगल्स ईजल्स, ये 18 क्या है इसमें? 18 पता नहीं कौन होगा। यार लेट आए हो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं पूछते। टाइम पे ये आया देखो, करना था। जो हमारे पास ईजल है ना, ईजल, इसका लोड कितना होता है? 18 किप्स ओ होता है। समझ आ गई। बा 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 बस ठीक है टाइम ना जाया करें मुझे समझ आ गई ठीक है। और किसी का सवाल? शुगर ना जोफर लगाए पढ़ाई टाइम करनी। टाइम वो नहीं तू जाया कर रहा है उसे बस। जो बात है। और नहीं चलो बस मुर्सी मैंने भाई जाया ने। करने से रोक दिया बस ठीक। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बस और सवाल है किसी का? चले आगे। अच्छा मुर्सी भाई जो डिफरेंस आप कह रहे थे कि ये 1 से कम आना चाहिए,
वो 1 से हम्म कम जो था वो डेल्टा पीएसआई का था या नहीं पीएसएल या नहीं, जो भी है, ये या वो जीएस का था। उसका कि वो जो हम डिफरेंस लेते हैं, वो जो 7 इयर्स वाली जो बात हो रही थी कि वो हाँ 1 से जीएस कम का हो। डिफरेंस, जीएस का डिफरेंस 1 डन से हो, कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे बस डन, 7.7 7.3 0.4 बन गए ना, लेस देन 1। मैं समझ, बस। when the difference between the assumed and calculated values is smaller than 1 year। ठीक है, year का डेटा है, assumed value calculated value, years का डेटा। ठीक है, तो बस जज़ाकल्लाह, ठीक है। चलो जी आगे हम आते हैं। अभी आस्टो मेथड से हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन किया ना, तो भी मैं आस्टो मेथड से ही रिजिड पेमेंट का डिजाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्लेक्सिबल का अगला इसके बाद करेंगे। अब आस्टो मेथड के थ्रू हम रिजिड पेमेंट डिजाइन करेंगे। अभी हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन की थी। पेमेंट डिजाइन क्या है, आपने बेसिकली थिकनेसेस बतानी होती हैं। क्या थिकनेसेस हैं, थिकनेसेस किस चीज की, जो आपने लेयर चूज की है आपकी मर्जी। आप ट्रीटेड लो लेयर, अनट्रीटेड लो, सीवन स्टेबलाइज लो, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सारे हमारे पास इसमें पैरामीटर्स होंगे। परफॉर्मेंस पीरियड, ट्रैफिक, रिलायबिलिटी, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, ठीक है, लोड ट्रांसफर कोफिशिएंट, ड्रेनेज कोफिशिएंट, स्लैब थिकनेस वगैरह वगैरह। अह, आगे हम आ जाते हैं। अच्छा ये उन्होंने बताया हुआ है, या तो आप इलास्टिक मॉडल से ना, आप देखो रिजिड कंक्रीट के अंदर, आप रिजिड कंक्रीट कह रहा हूँ, रिजिड पेमेंट में आपके पास एक स्लैब होती है कंक्रीट की। ठीक है, वो अमूमन सब ग्रेड के ऊपर रखी होती है। या फिर ऐसा कर सकते हो आप सब ग्रेड और रिजिड स्लैब के बीच में ना, बीच में आप सब बेस प्रोवाइड कर दो, या बेस प्रोवाइड कर दो, या कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अमूमन कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है, रिजिड जो आपकी स्लैब होती है इट इज ओवर द सब ग्रेड। तो अगर तो आपको स्लैब का इलास्टिक मॉडुलस गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू से ना इस फॉर्मूले से निकाल लो उसका इलास्टिक मॉडुलस। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डाटा भी नहीं गिवन तो आप फिर अज्यूम कर लो 4 मिलियन पीएसआई उसका। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, आपका वैल्यू गिवन है इलास्टिक मॉडुलस की। अगर नहीं गिवन तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के डाटा से निकाल लो। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डाटा भी नहीं गिवन तो आप ये वाली वैल्यू अज्यूम कर लो, 4 मिलियन पीएसआई। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्ड करती है 5,000 पीएसआई को, यानी 5,000 इस इक्वेशन के अंदर डालोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। तो आप अच्छी कंक्रीट इस्तेमाल करते हो उसके अंदर, रिजिड पेमेंट के अंदर 5,000 पीएसआई स्ट्रेंथ वाली। तो मुझे ये भी एक मजे की बात थी कि 8 इंच के ऊपर आप 1 इंच भी अगर स्लैब की थिकनेस बढ़ाते हो ना, तो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं 9 से 10 कर दिया, 10 से 11 कर दिया, तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा की कितनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आपकी पेमेंट की। इसलिए तो पाकिस्तान में अक्सर पेमेंट्स बहुत ज्यादा ओवर डिजाइंड होती हैं। अच्छा फिर अगला ड्रेनेज कोफिशिएंट है आपके पास। ये वैसे ही है जैसे पिछले हमने केस में पढ़ा था, और इस टेबल से हमने वैल्यू निकाली इससे पहले निकाली थी। यहाँ पे लेकिन वैल्यूज डिफरेंट हैं उससे, इसलिए टेबल से, क्योंकि ये रिजिड पेमेंट के लिए। फिर एक हमारे पास लोड ट्रांसफर की कहते हैं कोफिशिएंट आ गए दो, जो कि आपके पास जॉइंट्स जो होते हैं ना, जॉइंट्स के ऊपर लोड की ट्रांसफर एफिशिएंसी को इंक्लूड करते हैं इनटू योर डिजाइन, वो ये जे फैक्टर है, लोड ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, उसकी वैल्यूज इस टेबल से निकलेंगी आपके पास। और फिर मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन। अच्छा हमने जो भी पिछला डिजाइन किया है फ्लेक्सिबल पे, or complete. All right. So moving to the dashboard, कुछ पूछना है? the table widget. Now we will able to see the beta group as अर्सलान well, तुम्हारा माइक खुला हुआ है। beta project as well. कौन है? बाहर निकालो वैसे, ये जो भी है। मैंने बाहर तो निकाला यार, गलती से हो गई। अच्छा अब क्या कहते हैं, हमने पिछले जो किया था फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, उसमें आपने हर लेयर का रेजिलिएंट मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस इस्तेमाल किया था, ऐसा ही है। आप जब रिजिड पेमेंट डिजाइन के अंदर आते हो तब आप रेजिलिएंट मॉडुलस इस्तेमाल नहीं करते, अब आप मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन इस्तेमाल करते हो। ठीक है, के वैल्यू इंस्टेड ऑफ एम आर, अब हम के वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो के जैसे हमने पहली पहली एग्जांपल के अंदर क्या किया था, ये जो थी आपके पास, ये यहाँ पे हमने रोड बेड सॉइल मॉडुलस को इफेक्टिव बनाया था ना, इफेक्टिव बनाया था ईयरली डेटा से। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी इफेक्टिव में पहले पहले कन्वर्ट करते हैं, के को के इफेक्टिव में। फिर के इफेक्टिव को हम अगर डेटा अवेलेबल है हम उसे करेक्ट करते हैं फॉर द लॉस ऑफ सपोर्ट, यानी विद टाइम जो आपका इरोजन होगी या सॉइल में और इरोजन अकाइस आएंगे। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आप करेक्ट करते हो के वैल्यू को, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे किसी एग्जांपल में किया हुआ है, तो हम के इफेक्टिव तक ही लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको बस इक्वेशन है। अगर आपके पास एम आर की वैल्यू गिवन है ना, जैसे पिछले हमने स्लाइड्स की हैं अभी फ्लेक्सिबल वाली, एम आर का डाटा अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने किए में उसको कन्वर्ट इस इक्वेशन के थ्रू करना है। ठीक है, और फिर जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर
ये रिलेटिव डैमेज निकाली थी, उसकी एक इक्वेशन भी हमें गिवन थी। इसी तरह यहाँ पर वो इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक हो गया जी, ये इक्वेशन है आपके पास। तो अ, हम अब करते हैं इसकी कोई एग्जाम्पल, ये देखो वही उसी तरह का हमारे पास यहाँ पे ईयरली डाटा था, यहाँ पे भी ईयरली डाटा है, हर महीने का आपका वैल्यू गिवन है। अब हर महीने का आपको एमआर की वैल्यू गिवन है, आपने इसको के वैल्यू में कन्वर्ट करना है। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल लोगे। कौन सी वाली? ये वाली, ये जो थर्ड आपके पास कॉलम बना हुआ है की वैल्यू का, ठीक है। आपके पास की वैल्यू आ गई। अब की वैल्यू के अगेंस्ट आपने निकालना है रिलेटिव डैमेज, ठीक है, रिलेटिव डैमेज। अब एक तरीका तो ये है इसका कि ये जो की वैल्यू है ना, यहाँ से की वैल्यू लो, यहाँ पे पेमेंट की थिकनेस आपको पता होनी चाहिए, तो आप की वैल्यू से पेमेंट की थिकनेस पे जाओगे और यहाँ से रिलेटिव डैमेज निकाल लोगे। लेकिन ये इतना वाहियात ग्राफ है, तो मैं तो इसका जो मैंने सोचा है ना, मैं पहले इस इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा इसकी, रिलेटिव डैमेज की, और फिर उसकी करीब करीब वैल्यू यहाँ से चुक लूंगा इस ग्राफ से, ठीक है। तो मर्जी जैसे मर्जी कर लेना, यहाँ से क्या डायरेक्ट कर सकते हो की वैल्यू के अगेंस्ट रिलेटिव डैमेज ले लेना। तो यहाँ से आपके पास रिलेटिव डैमेज आ गई हर मंथ की, उनको सम अप किया, 12 पे डिवाइड किया, आपके पास एवरेज वैल्यू आ गई 82.4। उस एवरेज वैल्यू के अगेंस्ट फिर मर्जी है यहाँ से निकाल लो, या फिर इस इक्वेशन से निकाल लो। सर ने कहा था आपके पास अगर दोनों चीजें अवेलेबल है ना, तो आपने प्रेफर ग्राफ को करना है, लेकिन ग्राफ अगर मुश्किल है तो इक्वेशन की मदद ले लो, ठीक है। करो ग्राफ से, लेकिन इक्वेशन से चेक कर लो कि सही निकाली वैल्यू नहीं निकाली। तो यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लो, और फिर क्या कहते हैं उसको देख लो यहाँ से ग्राफ से। तो ये आपके पास आ जाएगा अफेक्टिव मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। यानी हमारे पास हर महीने का मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, हर महीने का रेजिलिएंट मॉडल्स था, हर महीने के रेजिलिएंट मॉडल्स को हमने की वैल्यू में मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन में कन्वर्ट किया, रिलेटिव डैमेजेस निकाली, एवरेज रिलेटिव डैमेज निकाली, तो एवरेज रिलेटिव डैमेज से हमने अफेक्टिव मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल लिया। यहाँ पे भी हमारा अल्टीमेट क्या था आउटकम, हमने अफेक्टिव वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी हमने अफेक्टिव वैल्यू निकाली, ठीक हो गया। और अफेक्टिव वैल्यू जब आपके पास आ गई, तब आप इसको करेक्ट कर सकते हो फॉर लॉस ऑफ सपोर्ट, उसके लिए ग्राफ है इफेक्टिव मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। आपने यहाँ पे उसे पिन पॉइंट कर लिया, फिर लॉस ऑफ सपोर्ट का डाटा गिवन होगा, लॉस ऑफ सपोर्ट 1 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो सी वैल्यू होगी वहां तक आपने लेके जाना है, और फिर इस साइड पे ले आना है, ठीक है। तो वहां से आप अपने इफेक्टिव मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को करेक्ट कर लोगे फॉर पोटेंशियल लॉस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी एग्जाम्पल्स है ना, उसमें हमने इफेक्टिव से निकाल लिए, इफेक्टिव के आगे हमें ये डाटा नहीं गिवन कि लॉस ऑफ सपोर्ट कितनी है, ठीक है। अगर तो लॉस ऑफ सपोर्ट में पता हो, तो हम इफेक्टिव को लॉस ऑफ सपोर्ट के थ्रू करेक्ट कर लेंगे। आपको या तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी लॉस ऑफ सपोर्ट की, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 है, या फिर आपको बताया होगा कि आपकी जो लेयर है ना, वो फॉर इंस्टेंस सीमेंट ट्रीटेड ग्रेनुलर बेस है, तो उसकी लॉस ऑफ सपोर्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो एवरेज वैल्यू ले लो या कोई भी से ले लो। बिटुमेन स्टेबलाइज मिक्सचर है, तो उसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। अनफॉर्म्ड ग्रेनुलर मटेरियल्स हैं, उनकी वैल्यू 1 से 3 होती है, ठीक है। तो अगर तो लॉस ऑफ सपोर्ट का डाटा इस फॉर्म में गिवन है, या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो फिर इफेक्टिव मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को मेरा ख्याल है कन्वर्ट कर लेना चाहिए इनटू द करेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो यूं आप अपने मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को निकाल लोगे, और ये आपका इनपुट पैरामीटर होगा फॉर द रिजिड पेमेंट डिजाइन। अब हम डिजाइन के क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें के की वैल्यू पहले से दे दी है 72 PCI। अब हमें क्या पता कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन क्योंकि और कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको इफेक्टिव के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। और देखो हमें उन्होंने कोई नहीं बताया था कि हमारी लेयर की टाइप कौन सी है, सीमेंट ट्रीटेड है कौन सी है, और ना उन्होंने हमें लॉस ऑफ सपोर्ट की वैल्यू दी है, तो हम यही वैल्यू बस लेके चलेंगे। 72 PCI आपका इलास्टिक मॉडुलस गिवन है कितना, 5 मिलियन PCI। ये एससी जो है ना, ये कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। ये कितनी है, 650 PSI है। ये जब हमने ऊपर वो जॉइंट एफिशिएंसी, जो ये वाला जो फैक्टर था, क्या नाम था इसका, लोड ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये लोड ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास, लोड ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके पास कितना है, 3.2। CD जो आपके पास है, ये कोफिशिएंट ऑफ ड्रेनेज है, डिस्चार्ज सॉरी ड्रेनेज कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से। ड्रेनेज कोफिशिएंट यहाँ पे तो आपको गिवन ऑलरेडी, लेकिन वजह से पिछले हमारे पास एग्जांपल में हमें कंडीशन गिवन थी 1 वीक, और यहाँ से 30% था, तो उसी तरह यहाँ पे जोन से आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, उसके थ्रू CD की वैल्यू निकल आएगी। तो CD की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। आपके पास जो लोड ट्रांसफर कोफिशिएंट था वो गिवन था यहाँ पे, अगर गिवन नहीं है तो आप इस टेबल के थ्रू निकाल लोगे। पहले पहले आपको पता होना चाहिए आपका टाइप ऑफ शोल्डर कौन सा है,
एसफॉल्ट है या टाइट पीसीसी है, फिर लोड ट्रांसफर डिवाइस डॉबल्स वगैरह हैं या नहीं है, फिर जेपीसीपी, जीआरसीपी या सीआरसीपी में से कौन सी है। ये आपको रिजिड पेमेंट के टाइप्स हैं। एक जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट होती है, एक जॉइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट होती है, एक कंटिन्यूअस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बस वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी डेटा गिवन है तो कोई जरूरत नहीं है इसमें करने की। ठीक है, आपके पास डेल्टा पी से भी आ गया 1.7, रिलायबिलिटी 95% है, एस नॉट की वैल्यू 0.29 है, और ये वही आपको इजल्स आ गए 5.1 into 10⁻⁶। अब आपने थिकनेस ऑफ स्लैब निकालनी है। थिकनेस ऑफ स्लैब निकालने के लिए देखो ये हमारे पास चार्ट है। ठीक है, ये बहुत ही घटिया बना हुआ है, इसको रुको बुक से मैं निकालता हूँ। क्या हुआ? जो नहीं नहीं जाग रहा हूँ। तो सो जो यार। 0315 वैस 0315 भाई सो जाओ। नहीं नहीं हो जाओ नंबर यार, ना अगले बताओ। अगले बढ़ पा 15 रहे। वैस सो जो यार, नंबर ना दो यार। 9122 अच्छा 9122 442। किसका नंबर है भाई ये भी बता दे। यार कायदे आजम क्यों पेमेंट पड़। ठीक जी आप बताएं। ये तो वैस का अपना ही नंबर है। वाकई इसका अपना नंबर है ये। हाँ मैं देख मैसेज कर दिए 91224442। मैं नोट करा, पता नहीं किसका होगा। अच्छा, ये हमारे पास खुल गया ग्राफ। ठीक है, ये है उसमें जो सर ने भेजा है, ये भी नहीं है ये भी कितनी देर लगी क्लास खत्म होने में इरिगेशन अरसलान सिलेबस। देखे बताओ ना। यार। इसके बाद आपके पास अगला तो बहुत इजी है, तो आधे घंटे में चला हो जाएगा। बस ये पढ़ा है सर ने इतना इरिगेशन 4 महीने नहीं 2 महीनों में। नहीं, ये तो भी डिजाइन है ना आपके पास। अभी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स वो मैंने भी अभी करने हैं, फिर मैं करके ही कल कराऊंगा वो जब कर लेंगे फिर पूरा हो जाएगा। वो भी इतना ही है जितना आज टाइम लगा, उसमें भी मेरा ख्याल है उतना ही टाइम लगेगा शायद। तो चल ठीक है यार बस ये तो ये कंटिन्यू भी नहीं करो। है। ओए ओए कुछ मुर्सी का नहीं, टाइम नहीं जाया करना चलो। चुप चुप चुप। और ये ग्राफ ही नहीं है। क्या ये भी नहीं है? नहीं है। तो फिर ये भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है। So, if यार ये वैसे सर से पूछ लेते हैं, आधे ग्राफ है कि आपके पास की अच्छा इस ग्राफ से, इस तरह का जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये बेसिकली इक्वेशंस को आप लीनियरली एक्सप्रेस करते हो इसके अंदर। ठीक है, यानी इक्वेशंस की वैल्यूज उनमें प्लग करना, ठीक है, फिर आंसर्स निकालना, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आप ये नोमोग्राम डेवलप कर लेते हो। हमने पहले जो बनाया था वो भी नोमोग्राम था, ये भी नोमोग्राम है। उसमें आप देखो लीनियर लाइंस के थ्रू ना वैल्यूज निकालते जाते हो। तो इस तरह का जब भी आपको चार्ट मिलेगा ना, इसको नोमोग्राम कहते हैं या नोमोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पहले इफेक्टिव मॉडल्स ऑफ सबग्रिड की हमारे पास कितना की गिवन था, 72 पीसीआई था। 60 से, हाँ देखो इसी का ही हुआ है ये, देखो 72 पीसीआई आ गया। ठीक है, इलास्टिक मॉडल्स हमारे पास कितना था, 5 मिलियन। तो हम 5 मिलियन वाले पे आ गए, देखो ये 5 मिलियन वाले पे आ गए। यहाँ से हम राइट साइड पे आ गए। अब हमें मीन कॉन्क्रीट मॉडल्स ऑफ रप्चर एससी की वैल्यू चाहिए। एससी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 650 पीएसआई। तो हम 650 पीएसआई पे आ गए ये। ठीक है, यहाँ से हम पहुंच गए टर्निंग लाइन के ऊपर। अगली क्या चीज़ है, लोड ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो कितना गिवन है, 3.2। तो यहाँ से हमने 3.2 की वैल्यू ले ली। ये देखो ये कोई 3.2 ही बन रहा है मेरा ख्याल है। ये हम 3.2 ले लिया। उसके बाद अब अगली टर्निंग लाइन में पहुंच गए। वहां से आप आ गए ड्रेनेज कोफिशिएंट पे। ड्रेनेज कोफिशिएंट कितना गिवन है हमें, 1। तो ड्रेनेज कोफिशिएंट 1 हमारे पास आ गया। तो ये हमने 1 पे ले गए। अब आप पहुंच गए इस स्मैश लाइन के ऊपर। ठीक है, 70। यहाँ पे एक साइड ग्राफ ही खत्म हो गया। आपने याद कर लेना आप कहाँ पहुंचे थे, हम 70 से थोड़ा सा नीचे पहुंचे थे। अगले पेज पे जाने, ठीक है, वहीं 70 के थोड़ा सा नीचे से कंटिन्यू करना है। ठीक है,
आगे आपके पास क्या चीज़ है, डिजाइन सर्विसबिलिटी लॉस, वो हमारे पास कितना गिवन है, 1.7। ठीक है, यहाँ से 1.7 पे पहुंच गए आप, इस ग्राफ के यहाँ पे पहुंच गए हो। ठीक है जी, अब आपने फिर नीचे से शुरू करना है। रिलायबिलिटी कितनी गिवन थी आपको, 95% गिवन थी। स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी, 0.29 है। तो 95 और 0.29, यहाँ से आप ऐसे एक सीधी लाइन लगाओगे, आप इस टर्निंग लाइन पे पहुंच जाओगे। यहाँ से पहुंचने के बाद आपने क्या लेना है, ईजल्स कितनी है, ईजल्स हमारे पास कितने गिवन थे, 5.1 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ से आपने ईजल्स के थ्रू एक और लाइन लगा ली, आप इधर पहुंच गए। यानी अब आप इस ग्राफ पे यहाँ से भी पहुंच गए हो, यहाँ से भी पहुंच गए हो। यहाँ से अपवर्ड लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से राइटवर्ड ड्रॉ करो, यहाँ पे आप कंसाइड करोगे। ठीक है, वो आपकी स्लैब की थिकनेस होगी। ठीक हो गया। तो आपने शुरू कहाँ से करना है, आपने पहले पहले यहाँ से के की वैल्यू लेनी है। के की वैल्यू के अगेंस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता होगा कंक्रीट का। ठीक है, आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसके बाद आपने एस सी की वैल्यू से यहाँ तक पहुंच जाओगे, जे की वैल्यू से यहाँ तक पहुंच जाओगे, सी डी की वैल्यू से यहाँ तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप आए, वहीं से आपने अगले साइड पे शुरू करना है, और डेल्टा पी एस आई की वैल्यू से आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर नीचे से शुरू करना है, रिलायबिलिटी और एस नॉट से आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, फिर आप ईजल्स से यहाँ तक पहुंच जाओगे। आप इस ग्राफ पे दोनों एक्सिस से पहुंच गए हो, अपवर्ड ड्रॉ करो, राइटवर्ड ड्रॉ करो। जहाँ कंसाइड करेंगे, देखो यहाँ पे कोई 10 इंच से 10 और 9 इंच के बीच में है, बहुत करीब है 10 इंच के। ठीक है, 10 इंच बेसिकली ले लो। तो 10 इंच हमारे पास क्या है, स्लैब की थिकनेस है। तो ये हमने किया है एक रिजिड पेवमेंट का डिजाइन बाय द एस्टो मेथड। ठीक है, अगला सवाल जो है ना, वो सेम टू सेम यही है, लेकिन उसमें हमें स्लैब की थिकनेस गिवन है 9.75 इंचेस। ठीक है, अब निकालना क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास WT की वैल्यू गिवन थी, और हमने स्लैब की थिकनेस निकालनी थी। सर ने क्लास में कई बार ऐसी बातें की हैं कि जो आपने क्लास में एग्जांपल्स किए ना, उसमें फॉर इंस्टेंस हमने थिकनेस ऑफ स्लैब निकाली है, तो मैं पेपर में ऐसा करूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा थिकनेस ऑफ स्लैब, और उनमें से कोई चीज़ गायब कर दूंगा, तो आपने फिर बैक सॉल्व करके वो निकालनी होगी। अब ये एग्जाम्पल सेम वही है, आपने यहाँ पे थिकनेस निकालनी थी, मैं थिकनेस दे दी गई है 9.75 इंच। ठीक है, और WT जो पिछले क्वेश्चन में गिवन था, अब वो फाइंड करना है आपने। तो कैसे करोगे इसको, ये देखो ये वाला सारा डाटा अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब हमें चूंकि थिकनेस गिवन है, तो हम यहाँ से आगे भी चले जाएंगे इस तरह। ठीक है, इधर तक पहुंच गए। यहाँ से लाइबिलिटी स्टैंडर्ड डिवीजन से आप यहाँ तक पहुंच गए हो। ठीक है, यहाँ से आप नीचे ऐसे आ जाओगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास बन रहा है, एक पॉइंट इस मैच लाइन पे होगा, उनको आपस में ज्वाइन करो। जहाँ पे टच कर गया इसको, वो आपके पास ईजल्स निकल आएंगे जो रिक्वायर्ड था। तो यूं स्टेटमेंट से थोड़ी सी ट्विस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ वही है। इन्होंने मेरे ख्याल है यहाँ पे कहा है कि आप ईजल्स जो है ना, इस इक्वेशन से निकालो, वो तो सर कभी नहीं देंगे। ये देखो तो सही, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। तो यूं हमने क्या कहते हैं, एक रिजिड पेमेंट का डिजाइन कर लिया। रिजिड पेमेंट के डिजाइन में कोई किसी को क्वेश्चन तो बताओ। एक और चीज भी यहाँ पे आपको बाजू का ना, रिलायबिलिटी की वैल्यू नहीं गिवन होगी, आपको ZR की वैल्यू गिवन होगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएट। तो इस टेबल से ZR की वैल्यू के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा था कोर्स, उसमें हम एक जी स्कोर निकालते थे, याद है, ये वही जी स्कोर है। ठीक है, तो जी स्कोर की वैल्यू गिवन होगी, ZR की वैल्यू, तो ZR की वैल्यू के अगेंस्ट आपने रिलायबिलिटी निकाल लेनी है। अगर आपको फॉर इंस्टेंस ZR की वैल्यू -1.645 गिवन है, तो उसके अगेंस्ट रिलायबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 95% हो जाएगी। जेड स्कोर की वैल्यू -2.054 है, तो लाइबिलिटी आपकी 98% हो जाएगी। वही प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रिजिड पेमेंट हमने एस्टो मेथड से डिजाइन कर लिए। तो इसमें किसी का क्वेश्चन तो पूछ लो, कोई भी। ये वाले दो तरह हैवी मेथड से, अगले काफी इजी है। ठीक है, अब हम आएंगे FAA मेथड पे। आई गेस फेडरल एविएशन अथॉरिटी बनता है इसमें। फेडरल हमने एविएशन पहले एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमने पहले फ्लेक्सिबल और रिजिड किए हैं एस्टो, अभी हम करेंगे FFA से दोनों, ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। आदत हो गया भाई। हाँ, FAA मेथड से हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का वैसे डिजाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिजल्ट का ही करेंगे। ये कोर्स में नहीं है, इसमें सिर्फ एक एग्जाम न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल जल्दी से करते हैं। ये वाली बहुत इजी है स्लाइड्स। ठीक है, ये FAA मेथड वाली, ये देखो ये ग्राफ्स हैं इसके सारे।
ये लेकिन हमने इस्तेमाल कोई नहीं करनी। ये फिर एक टेबल है जिसमें मिनिमम बेस कोर्स की थिकनेस है अकॉर्डिंग टू व्हील। अच्छा वैसे डिजाइन फिलोसफी में पता है फर्क क्या है? एक हाईवे की और एक रनवे की। हाईवे जब भी हम डिजाइन करते हैं ना, कोई भी जैसे श्रीनगर हाईवे वगैरह, तो इसमें आप लोड रेपिटेशंस के अगेंस्ट अपनी पेमेंट को डिजाइन करते हो। जितनी भी तरह की व्हीकल्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्रक्स हैं आपके, ठीक है, उन सबको आप ईजल में कन्वर्ट करते हो, और फिर पूरी की पूरी जो आपकी डिजाइन लाइफ है, परफॉर्मेंस पीरियड, उस पर कितनी बार वो लोड रिपीट होगा, उससे आप ईजल्स निकालते हो। और ईजल्स आपका ट्रैफिक का पैरामीटर होता है जिसके अगेंस्ट आप अपनी पेमेंट को डिजाइन करते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली रेपिटेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सिल लोड कंसिडर करते हो। स्टैंडर्ड एक्सिल लोड की हमारे पास 18 किप्स है। एयरपोर्ट की डिजाइन फिलोसफी में आपके पास कोई इस तरह का स्टैंडर्ड एक्सिल नहीं है। एयरपोर्ट का डिजाइन कैसे होगा? जो सबसे भारी पहिया आएगा ना एयरपोर्ट पे, सबसे ज्यादा लोड जोन सा एयरक्राफ्ट डालेगा, वही आपका डिजाइन लोड होगा, उसके खिलाफ आपने डिजाइन देना है। जैसे हम पीआरसी वगैरह में करते हैं ना, डिमांड निकालते हैं, इसमें डिमांड हमारे पास क्या होगी? जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट है ना, जो एयरक्राफ्ट मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी पेमेंट पे, मैक्सिमम व्हील लोड जो है, उस व्हील लोड को आप अपना डिजाइन लोड करोगे, डिजाइन एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट कहलाएगा। तो ये फर्क है। उसमें स्टैंडर्ड एक्सेल आपने बनाया है एक हाईवेज के अंदर, उसी की रेपुटेशन आप गेज करते हो ओवर द परफॉर्मेंस पीरियड। जबकि इसमें आप फाइंड करते हो कौन सा मैक्सिमम वी लोड आएगा, और उसकी बेसिस पे आप फिर डिजाइन ग्राफ वगैरह सब कुछ अपना डिसाइड करते हो, जो भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये सारी थ्योरी अगर पढ़नी है तो पढ़ लेना, ठीक है, आनी तो नहीं है। तो एग्जाम्पल पे हम जाते हैं। ये एक टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला टेबल। अच्छा अब और दो तीन टर्म्स। आपके पास कोई भी ऐसे एयरक्राफ्ट जिसका वेट 300,000 पाउंड से ज्यादा होगा, 3 लाख पाउंड से ज्यादा अगर किसी एयरक्राफ्ट का वेट है ना, टेक ऑफ वेट, सर ने शुरू से मैं बात की थी कि हम रनवेज को डिजाइन जो करते हैं ना, वो टेक ऑफ वेट की बेसिस पे करते हैं, ना कि लैंडिंग वेट की बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी एयरक्राफ्ट का अगर टेक ऑफ वेट 300,000 पाउंड से ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, ठीक है। और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के अंदर हम डिजाइन 300,000 पाउंड पे ही करेंगे। अब फॉर इंस्टेंस इस एयरक्राफ्ट का वेट कितना है? ये जो आपके पास 747 है बोइंग 100, इसका वेट आपके पास है 700,000 पाउंड। 300,000 पाउंड से ज्यादा है तो ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका डिजाइन हम 300,000 पे ही करेंगे, ठीक हो गया जी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर किसी एयरक्राफ्ट का वेट 100,000 पाउंड से ज्यादा है, जो कि होगा, तो आप जो अपनी सब बेस और बेस प्रोवाइड करोगे ना, वो ट्रीटेड बेस होगी, ट्रीटेड बेस या ट्रीटेड सब बेस होगी। जैसे कोई या सॉइल सीमेंट बेस होगी या सीमेंट ट्रीटेड होगी या प्लांट मिक्स बेच में, यानी आप सादा ग्रैनुलर जो हम देते हैं ना बजरी की, वो नहीं होगी, बल्कि आपने उसको किसी ना किसी कैपेसिटी में ट्रीट करना है। ये कब होगा? जब आपके पास एयरक्राफ्ट का वेट, कोई भी आपकी रनवे पे ऐसा एयरक्राफ्ट आ रहा है जो 100,000 पाउंड से ज्यादा वेट रखता है, तो आपने ये देखो, रिक्वायर्ड इफ एयरक्राफ्ट बेयरिंग ग्रॉस वेट ऑफ 100,000 पाउंड्स और मोर विल यूज द फैसिलिटी। तो आपने स्टेबलाइज करना है अपनी बेस और सब बेस को। अब आप स्टेबलाइज कैसे करते हो? तो डिफरेंट देखो आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं। लाइम रॉक बेस कोर्स, ठीक है, इस तरह फिर आप यहाँ पे सीमेंटेड बेस कोर्स वगैरह वगैरह। लेकिन हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया इन स्लाइड्स के अंदर, हमने सिर्फ अपना डिजाइन एयरक्राफ्ट निकाला है। अब हमारे पास ये इसका एक ही एग्जांपल है इस पूरे स्लाइड सेट के अंदर। आपको डाटा क्या गिवन होगा इसके अंदर? आपको एयरक्राफ्ट गिवन होगा कौन से, आपको उसके गियर की टाइप बताई होगी कौन सा गियर है उसका, ठीक है। गियर से क्या मुराद है? एरोप्लेन जब लैंड करता है, एक तो उसका आगे पहिया होता है ना, और दो पीछे मेन पहिए होते हैं। तो जो मेन वाला है ना, ये उसकी बात हो रही है, वो किस टाइप में है, वो डुअल है, डुअल टैंडम है, या डबल डुअल टैंडम है, ठीक है। फिर आपके पास गिवन होगा आपको डाटा कि ये वाला एयरक्राफ्ट जो है, इसके कितने एनुअल डिपार्चर्स होंगे। जैसे 3,760 बार ये डिपार्ट करेगा फ्रॉम द एयरपोर्ट, और फिर उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना होगा। तो ये चार कॉलम्स जो है ना, पहले ये गिवन डाटा आपके पास, एयरक्राफ्ट कौन सा है, उसकी गियर टाइप क्या है, उसके एवरेज एनुअल डिपार्चर्स कितने हैं, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है, ठीक है, ये डाटा गिवन होगा। अब हमने निकालना है डिजाइन एयरक्राफ्ट। अब हम, जाहिर है, मैक्सिमम जो व्हील लोड होगा जिस एयरक्राफ्ट का, वो मैक्सिमम व्हील लोड मैंने क्या कहा था, वही हमारा डिजाइन एयरक्राफ्ट बन जाएगा। तो पहले हमने व्हील लोड्स निकालने हैं, जो मैक्सिमम व्हील लोड होगा वो डिजाइन एयरक्राफ्ट बन जाएगा। फिर सारे के सारे अपने एयरक्राफ्ट को ना डिजाइन एयरक्राफ्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया।
तो अब पहला पहला हमने काम करना है इक्विवेलेंट डुअल गियर डिपार्चर्स निकालने हैं। अब देखो इसका गियर गियर डुअल था, इसका डुअल था, इसका डुअल टैंडम था, इसका डबल डुअल टैंडम था। तो इन सबको हम डुअल के अंदर पहले पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है आपकी अपनी आसानी के लिए। तो पहले पहले हम डुअल गियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, ये आपके पास है एक डबल डुअल टैंडम, देख रहे हो। अच्छा, अब डुअल व्हील आपके पास क्या होगा, ये देखो, ये वाला पहिया, ये वाला पहिया, ये वाला पहिया, ये वाला पहिया, ये ऊपर वाले चार अगर पहिए सिर्फ है ना, तो ये आपके पास क्या है, डुअल व्हील्स हैं। ठीक है, आपके पास मजीद चार आ गए, यानी ये वाले 8 पहिए हो गए ना, ये वाले 8 पहिए। तो ये आपके पास क्या है, डबल सॉरी डुअल टैंडम है। अगर सिर्फ ऊपर वाले चार हैं, इसको छोड़ दो, इसको मिस कराओ। ठीक है, अगर ये चार हैं आपके पास तो डुअल व्हील्स, क्योंकि एक साइड पे दो हैं इसलिए डुअल व्हील्स। अगर नीचे वाले भी चार आ गए हैं, यानी अब ये 8 पहिए हो गए हैं, तो ये बन जाएगा डुअल टैंडम। और डबल डुअल टैंडम यानी यही चीज 2 बार होगी है, यानी इसी तरह का एक और सेट पीछे आ गया, तो ये डबल डुअल टैंडम बन जाएगा। सिर्फ ऊपर वाले चार हैं, डुअल व्हील्स, नीचे मजीद चार आ गए हैं, डुअल टैंडम, यही 8 के 8 दोबारा नीचे आ गए हैं, डबल डुअल टैंडम। ठीक है, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है व्हील्स की। तो अब हमारे पास अपने केस में देखो, हमारे पास डुअल भी है, डुअल टैंडम भी है, डबल डुअल टैंडम भी है। हमने सबको किस में कन्वर्ट करना है, डुअल के अंदर कन्वर्ट करना है। और डुअल हमारे पास कौन सा है, जिसमें सिर्फ ये चार होंगे, देखो ये चार होंगे, देख रहे हो। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, आप एयरपोर्ट डिजाइन के अंदर मैक्सिमम व्हील लोड निकालते हो। ठीक है, मैक्सिमम व्हील लोड निकालना है हमें। अब व्हील लोड निकालने से पहले आपने सबको डुअल गियर में तो कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपने कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करना है। अब डुअल डुअल में सेम रहेगा, डुअल डुअल में सेम रहेगा। अब डुअल टैंडम को आपने डुअल में कन्वर्ट करना है, तो डुअल टैंडम को अगर आपने डुअल में कन्वर्ट करना तो आप ये टेबल इस्तेमाल करोगे। देखो, ये डुअल टैंडम, इसको आपने करना है डुअल के अंदर कन्वर्ट, तो 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे। ये 3050 मल्टीप्लाई बाय 1.7, 5185। इसी तरह आपने अगर डबल डुअल टैंडम को डुअल में करना है, तो डबल डुअल टैंडम इंटू डुअल, ये भी 1.7 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1.7 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपने इक्विवेलेंट डुअल गियर डिपार्चर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, ये आपने इक्विवेलेंट डुअल गियर डिपार्चर्स निकाल लिए हैं। इनका अपना इसका डिपार्चर जो पहले गिवन था डेटा उसका, आपके पास ये 85, ये डबल डुअल टैंडम के रेफरेंस से था। आपने उसको डुअल गियर के रेफरेंस से निकाल लिया फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो 145 आपके पास आ गया। तो आपने कॉलम नंबर 5 कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो मैक्सिमम व्हील लोड होगा वही आपका डिजाइन लोड होगा, तो आपने व्हील लोड निकालना। अब व्हील लोड कैसे निकालना, देखो, ये क्राफ्ट है 7 to 700। अब गियर टाइप क्या है, इसकी डुअल है। डुअल गियर टाइप का क्या मतलब है, सिर्फ ऊपर वाले 4 पहिए हैं। ठीक है, इस चीज को छोड़ दो। अच्छा, एक और चीज, आपके पास ये पीछे वाले जितने पहिए हैं ना सारे, ये 95% ऑफ द एयरक्राफ्ट वेट लेते हैं। और जो ये नोज गियर जो है ना, इसको नोज गियर कहते हैं, इनको मेन गियर कहते हैं। मेन गियर आपके पास 95% वेट लेता है टोटल एयरक्राफ्ट लोड का, और ये जो नोज गियर होता है ये 5% वेट लेते हैं एयरक्राफ्ट का। ठीक है, तो हम चूंकि इन्हें कंसिडर कर रहे हैं, यही क्रिटिकल होते हैं, तो ये सारे मिला के कितना लोड लेंगे, 95% लेंगे। मिला के कितना लोड आया, 95%। तो अब 1,60,000 पाउंड हमारे पास लोड है, इसका 95% जो है ना, ये पीछे वाले के कहते हैं ये लेंगे, और बाकी 5% ये लेगा। अब 95% हमारे पास लोड इसका हमने लेना है, तो इसलिए ये 0.95 की टर्म आ गई। ठीक है, 1 लाख, इन्होंने ये वाला दिखाया हुआ है, हम इसी से करते हैं। 1,90,500 आपके पास क्या है, उसका टेक ऑफ वेट है। इसका 95% वेट मेन गियर लेगा, और बाकी 5% नोज गियर लेगा। तो मेन गियर ने 95% लिया, हम यहाँ से आगे। तो हमने चूंकि एक व्हील का लोड निकालना है, और हमारे पास कौन सी असेंबली है, डुअल असेंबली है। अभी आप जब व्हील लोड निकाल रहे हो ना, तो आप एज्यूम करो कि आपने ये टेबल निकाल, ये वाला कॉलम अभी नहीं कैलकुलेट किया, या ऐसा करो कि इन चार को निकालने के बाद ना डायरेक्ट पहले व्हील लोड निकाल लो, वरना कंफ्यूज ना हो जाए इसकी वजह से। ठीक है, तो पहले ये चार निकाल लो, उसके बाद डायरेक्ट व्हील लोड पे आ जाओ। 1,98,500, 95% इसको मल्टीप्लाई किया, जो कि मेन गियर लेगा। अब ये डुअल था, राइट, डुअल था,
डुअल का क्या मतलब है, ये देखो ये वाले 4 पहिए हैं, तो एक पहिए पे कितना वेट आएगा डिवाइडेड बाई 4, तो 0.95 डिवाइडेड बाई 4, तो 1,90,500 मल्टीप्लाई बाई 0.95 डिवाइड बाई 4, तो ये वी लोड निकल आया 45,240। इस तरह आपने सबका निकाल लेना है। मैंने क्या कहा था, जो 300,000 पाउंड से ज्यादा वेट होता है उसको आप क्या कहते हो, वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट कहते हो। उसकी वैल्यू लेकिन आपने लेनी 3 लाख ही है, तो हम एक कंसिडर कर लेते हैं वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट। हम ले लेते हैं ये वाला फॉर इंस्टेंस। अब इसका वेट कितना है, 450,000 है, ग्रेटर देन 300,000 है, तो हम 300,000 ही कंसिडर करेंगे। मेन गियर ने 95% वेट लेना है, ठीक हो गया जी। अब डुअल टेंडम है, ठीक है। डुअल टेंडम के अंदर कितने पहिए होंगे, देखो डुअल टेंडम मैंने क्या था, ये वाला, ये वाला डुअल टेंडम में आपके पास 8 पहिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने 8 पे डिवाइड कर दिया, देख रहे हो, 8 पे डिवाइड कर दिया और ये आंसर निकाल लिया है। अब लॉजिकली तो बंदा ये कहता है ना कि डबल डुअल टेंडम में 16 पहिए हो जाएंगे, राइट। अगर डुअल टेंडम में 8 पहिए हैं तो डबल डुअल टेंडम में 16 पहिए होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने 300,000 को 95 से मल्टीप्लाई करके 16 पे क्यों डिवाइड नहीं किया। तो इसका मुझे जो आंसर समझ आया है, देखो डबल डुअल टेंडम को अगर आप कन्वर्ट करते हो डुअल टेंडम में, ठीक है, तो आपके पास 1 कन्वर्जन फैक्टर आता है। इसका मतलब है जो अफेक्ट डबल डुअल टेंडम का है ऑन पेवमेंट, वही अफेक्ट डुअल टेंडम का है। तो डुअल टेंडम का अफेक्ट और डबल डुअल टेंडम का अफेक्ट सेम है, तो इसलिए हमने 16 की जगह इसको भी 8 पे ही डिवाइड किया है, ठीक है। तो यूं हमने सारे के सारे व्हील लोड्स निकाल लिए। अब मैक्सिमम व्हील लोड जो होगा वो हमारा डिजाइन लोड होगा, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम व्हील लोड कितना है, 45,240। तो ये देखो, ये व्हील लोड जो है ना डिजाइन एयरक्राफ्ट का हमारे पास आ गया, ये 45,240। अब आपने व्हील लोड निकाल लिया, आपने इक्विवेलेंट डुअल गियर डिपार्चर्स निकाल लिए, आपने डिजाइन एयरक्राफ्ट के व्हील लोड निकाल लिया। अब आपने इक्विवेलेंट एनुअल डिपार्चर डिजाइन एयरक्राफ्ट के फाइंड करने हैं। आपका जो पहले तो आपको कई तरह के एयरक्राफ्ट गिवन थे ना, आपको हर किसी का डिपार्चर गिवन था, फिर आपने उसको डुअल गियर में कन्वर्ट किया। अब आपने डिजाइन एयरक्राफ्ट के टर्म्स में इन सबको कन्वर्ट करना है। तो उसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली देखो। आपने डिनोमिनेटर में रखना है डिजाइन लोड को 45,240, ये आखिरी वाला इन्होंने करके दिखाया हुआ है, हम भी यही करते हैं, ठीक है। आपने डिनोमिनेटर में क्या रखा है, 45,240। न्यूमरेटर में आपने क्या रखना है, उस एयरक्राफ्ट का जो अपना व्हील लोड था 35,625। डिनोमिनेटर में 45,240, न्यूमरेटर में जो उसका अपना व्हील लोड था 35,625, ठीक है। लॉग से पहले यहाँ पे ये वाला आपने वैल्यू डालनी है 145, जो इक्विवेलेंट व्हील गियर डिपार्चर्स निकाले थे। तो डिनोमिनेटर में पहले पहले डिजाइन लोड, यहाँ पे इसका अपना व्हील लोड, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, ये वाली जो आपने निकाली थी इक्विवेलेंट डुअल गियर डिपार्चर्स, और R1 आपने निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास 83 आंसर यहाँ से आएगा। इसी तरह सबके लिए सॉल्व करना है, ठीक है, और सम अप कर देना है। आपके पास क्या आंसर है, 16,241। तो ये आपके डिजाइन एयरक्राफ्ट के एनुअल डिपार्चर्स निकले हैं। देखो फाइनल डिजाइन 16,241 एनुअल डिपार्चर्स ऑफ अ डुअल व्हील एयरक्राफ्ट। क्यों, क्योंकि हमने सबको डुअल व्हील में कन्वर्ट किया था, और हमारा डिजाइन एयरक्राफ्ट कौन सा था, डुअल था। डुअल व्हील एयरक्राफ्ट वेइंग 190,500 पाउंड। तो यूं आपने एक डाइवर्स एयरक्राफ्ट के डाटा सेट को एक डिजाइन एयरक्राफ्ट के डाटा सेट में कन्वर्ट कर लिया। 16,241 एनुअल डिपार्चर्स ऑफ अ डुअल व्हील एयरक्राफ्ट वेइंग 190,500 पाउंड। तो ये हमने सिर्फ अभी इसमें लोड निकाला है, डिजाइन कोई नहीं किया फ्लेक्सिबल पेमेंट का। यही हमारा सलीम, कोर्स था मुझे। हाँ, ये जो व्हील लोड थर्ड वाला निकाला है किस तरह निकाला है? ये गलत, इसमें गलत ये है या नहीं है मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास 300,000 से ज्यादा वैल्यू है ना, ये 3,27,000, राइट। ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बन रहा है, तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में आपने 300,000 तक लिमिट करना होता है, लेकिन यहाँ पे 327,000 से ही कैलकुलेशन की हुई है। तो ये चीज मुझे भी उस वक्त नहीं समझ आई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। शायद थोड़ा सा ऊपर था इसलिए किया, लेकिन करना तो नहीं चाहिए। तो इसको कंफर्म करते हैं क्या हिसाब है इसका। बहरहाल बाकी सारा इसमें सही है, और कोई यही एक इसके अंदर एम्बिग्यूटी है, बाकी तो ठीक है सारा। तो यूं आपने डिजाइन एयरक्राफ्ट निकाल लिया। अभी हमने अगले जो हम रिजिड पेमेंट का डिजाइन करेंगे ना, उसमें हम इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे आगे डिजाइन के लिए, लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम डिजाइन नहीं करेंगे। सर अर्शद ने भी क्लास में मेरे ख्याल है ये बात की थी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट FAA मेथड से हमारे पास नहीं है इन सिलेबस, ठीक है, सिर्फ रिजिड पेमेंट ही है, इतना मुझे याद पड़ता है। तो अगर इसमें किसी को मसला है तो पूछ लो, ये कैलकुलेशन कैसे की है।
तो हम आ जाते हैं इसके अंदर रिजिड पेमेंट पे। रिजिड पेमेंट में सेम ये थ्योरी अगर पढ़नी है तो पढ़ लेना, ठीक है। इसमें भी आपको इस तरह के बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं जैसे पहले दिए हुए थे, और आपको बताया हुआ है कि आपने मिनिमम थिकनेस जो है ना, यानी थ्योरी होगी ना ये, इस तरह की और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि सब बेस की मिनिमम थिकनेस आपने 4 इंच देनी है, अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो इस ग्राफ से पता चलेगा, ठीक है। और वही 100,000 पाउंड से ज़्यादा अगर है तो स्टेबलाइज होनी चाहिए आपकी चीज़। ये वही कन्वर्जन वाला टेबल आ गया। और ये बताया हुआ है कि कंपैक्शन कितनी करनी है सब ग्रेड की, या फिर अगर सब बेस होगा नीचे, ठीक है। और उसके अलावा फैक्ट ऑफ सबेसन के, आई डोंट नो ये क्या है, मैंने कल नहीं इस्तेमाल हुआ ये। तो उसके अलावा ये आपके पास है थिकनेस ऑफ स्टेबलाइज सब बेस की ऑन टॉप ऑफ स्टेबलाइज सब बेस, क्योंकि ये भी आप इफेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हो बेसिकली इसकी। और ये बाकी सारी चीज़ होगी यहाँ। अच्छा हाँ, ये वाला ग्राफ पिछले इसमें भी रह गया था। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस आंसर 25,000 से ग्रेटर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर अगर 25,000 से ज्यादा आ रहा है तो आपने इस परसेंटेज से रिजल्टिंग थिकनेस को इंक्रीज करना है। अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास डिपार्चर्स 50,000 आ गए हैं, ठीक है। तो आपने 25,000 के अगेंस्ट जो थिकनेस फाइंड की है ना, उसको आपने 104 टाइम्स कर देना है, ठीक हो गया जी, 104%, यानी देख लो ना, 0.4 जितना ही बनता है। तो सवाल ये है कि आपने, यानी पॉइंट ये है कि 25,000 से ज्यादा अगर एनुअल डिपार्चर लेवल है ना, तो अब ये 25,000 क्यों लिमिट, क्योंकि ये देखो जब हम डिजाइन करेंगे ना रिजिड पेमेंट का, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो ये 25,000 की बने, ये 25,000 दिख रहा है। तो 25,000 से आगे का डाटा ही नहीं है। तो अगर आपका 25,000 से ज्यादा वैल्यू आ गई तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर एक तरह से एक्सट्रापोलेट करना है डाटा को, ठीक है। और उसके लिए फैक्टर्स आपको गिवन है, ये देखो ये गिवन है फैक्टर्स। तो रिजिड पेमेंट का डिजाइन हम करें, सेम वही टू वही एग्जांपल है जो हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए किया है। उसमें तुम यहाँ पे आकर रुक गए थे ना, अब यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे रिजिड पेमेंट का। अब हमारे पास एस सी की वैल्यू फॉर इंस्टेंस 650 psi गिवन है, उसके पास इफेक्टिव मॉडल ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कितना है, 200 psi है। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने निकालनी है क्या चीज, वो पेमेंट की थिकनेस, रिजिड रिजिड स्लैब जो आपकी है, कंक्रीट स्लैब, उसकी थिकनेस निकालनी है। तो उसके लिए आपने पहले ये जितने ज्यादा ग्राफ्स गिवन है ऊपर टॉप पे, इनमें से एक ग्राफ चूज करना है। तो अब देखो यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है, ये सिंगल व्हील गियर के लिए है, ये डुअल व्हील गियर के लिए है, ये डुअल टैंडम गियर के लिए है। फिर आगे ये स्पेसिफिक मॉडल्स दिए हैं। तो हमने अभी जो एग्जांपल की थी उसमें हमने सबको डुअल व्हील में कन्वर्ट किया था ना, और जो हमारा डिजाइन ग्राफ था वो भी डुअल व्हील में था। तो हम ये वाला क्या कहते हैं, ग्राफ करेंगे इस्तेमाल उसके लिए, ठीक है। अच्छा मेरा जितना ख्याल है यहाँ पे डुअल व्हील, यहाँ पे आपने वो वाला चूज करना है जो डिजाइन एयरक्राफ्ट होगा। अगर फॉर इंस्टेंस डिजाइन एयरक्राफ्ट हमारे पास इस एग्जांपल में ये वाला बनता डुअल टेंडम, तो फिर आई गेस आप ये वाला ग्राफ इस्तेमाल करते। यानी ये इस चीज पे नहीं डिपेंड करा कि आपने किस में कन्वर्ट किया उसको इक्विवेलेंट, बल्कि इस चीज पे डिपेंड करा कि एंड पे आपके पास जो डिजाइन एयरक्राफ्ट आया उसकी नेचर क्या थी। क्योंकि अब आपने सबको उसी में कन्वर्ट कर दिया ना, तो फिर उसी की बेसिस पे डिजाइन करना चाहिए। वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, कि किसी और को पता हो तो बता देना, लेकिन मेरा जितना ख्याल है ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डिजाइन एयरक्राफ्ट जिस एग्जांपल में था, तो कौन सा था, ये वाला था, और वो डुअल गियर टाइप था, राइट। तो ये डुअल व्हील एयरक्राफ्ट, तो हम ले लेंगे ये वाला, ये डुअल व्हील वाला, ठीक है, डुअल व्हील गियर। अब डुअल व्हील गियर वाला मैं ग्राफ उठा लिया। यहाँ पे इसके वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है, कंक्रीट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एस सी 650 psi। तो 650 psi हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपके पास, अच्छा आपने जब 650 psi ले लिया, अब आगे आपने दो मजीद वैल्यूज लेनी है। एक देखो यहाँ पे ये बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये पाउंड्स लिखा हुआ है, वेट कितना है। अब हमने जो अपना डिजाइन एयरक्राफ्ट लिया था उसका वेट कितना था, 1,90,500 पाउंड, राइट। देखो ये वाला आपके पास 5 जीरो में पीछे टू मुझे लग रहा है लिखा हुआ है, ये 2 लाख पाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसलिए देखो 2 लाख पाउंड से हल्का सा पीछे आए हो, हल्का सा पीछे, 1,90,500 पाउंड पे, ठीक है। और इसी तरह ये जो वैल्यू आपके पास है ना, देखो ये के लिखा हुआ है, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 है। तो के का 200 वाला आप ये कोई बन मेरा ख्याल है, ये शायद 200 वाला है इसका, देखो। तो आपने पहले पहले फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से राइट साइड पे आना है, ठीक है। राइट साइड पे आने के बाद आपने जोन सी के की वैल्यू है उस के की वैल्यू तक रुक जाना है। फिर उस के की वैल्यू के रिलेटिव नीचे या ऊपर आना है, डिपेंडिंग कि आपके पास वेट कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट साइड पे आना है, ठीक है। राइट साइड पे आके आपने देखना है आपकी के की वैल्यू क्या है।
उस की वैल्यू पे आके रुक जाना है अपने, हम यहाँ पे आके रुक गए इस जगह पे, ठीक है। फिर हमने देखा हमारा एक क्राफ्ट का वेट कितना था, 1,90,500 था, तो हम ऊपर आ गए 1,90,500 पे, ठीक है। यहाँ से आपने फिर राइट साइड पे जाना है। अब आपने यहाँ पे एनुअल डिपार्चर्स देखने कितने हैं। अब हमारे एनुअल डिपार्चर्स कितने थे, 16,000 समथिंग थे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे 16,241। तब हमारे पास करीब करीब कौन सी वैल्यू है 16,241 के, 15,000, ठीक है। ये क्लोजेस्ट वैल्यू है। वैसे तो ये है ना कि आप इंटरपोलेट कर लो 25 से 15 को, लेकिन अगर आपने इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करना है तो 16,241 की क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, 15,000 है। तो हम 15,000 तक आएंगे, ठीक है। तो ये आगे आगे आगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये थिकनेस इंच में गिवन है, ये कितनी बन रही है, कोई 18 इंच शायद बन रही है, ठीक है। तो यूं आपने थिकनेस निकाल ली। तुमने फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन के अंदर यहाँ पे आके सवाल रोक दिया था, उसका भी इस तरह आगे मेथड होगा प्रॉपर। रिजिड पेमेंट के अंदर हमने उसके बाद जब हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने अपने एयरक्राफ्ट के मुताबिक ये चूज किया ग्राफ कौन सा बन रहा है, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमें गिवन होंगी या फिर हमने शायद खुद अज्यूम करनी हो, ठीक है। तो उससे आपने फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट राइट साइड पे आना है, की वैल्यू पे रुक जाना है, फिर की वैल्यू से ऊपर या नीचे आना है अकॉर्डिंगली, इन अकॉर्डेंस विद द वेट ऑफ द डिजाइन एयरक्राफ्ट। फिर वहां से राइट साइड पे जाना है, और जितने आपने एनुअल डिपार्चर्स फाइंड किए थे, हमारे 16,000 आए थे, तो उसके क्लोजेस्ट वैल्यू या इंटरपोलेट कर लो, तो जोन सी थिकनेस आएगी इन इंचेस, वो आपकी स्लैब की थिकनेस होगी फॉर द रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट का डिजाइन क्या है, आपने उसकी स्लैब की थिकनेस फाइंड कर ली। सब बेस और बेस बीच में जो है वो ऑप्शनल है ना, तो इसीलिए हम उसमें सब ग्रेड सॉरी रिजिड, आपकी जो ऊपर कंक्रीट है उसकी थिकनेस फाइंड करते हैं। तो रिजिड पेमेंट डिजाइन क्या है, बेसिकली कंक्रीट स्लैब की थिकनेस फाइंड करना। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई इससे, तो हमने की थी ये वाली स्लाइड, एक मिनट। हाँ, आस्टो मेथड से रिजिड पेमेंट का डिजाइन किया था, इसमें एक चीज मिस हो गई थी, ये वाला ग्राफ। देखो, मैंने क्या कहा था आपके पास, अमूमन क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऊपर कंक्रीट स्लैब होती है, नीचे सब ग्रेड होता है, लेकिन बीच में आप सब बेस या बेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो लेट्स से आपके पास अब सब ग्रेड और कंक्रीट स्लैब के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया सब बेस के, ठीक है। तब आपके पास के की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी सब ग्रेड की, जो पहले हमने ईयरली डेटा से इफेक्टिव वैल्यू फाइंड की थी, फिर इफेक्टिव वैल्यू के अगेंस्ट हमने देखा था लॉस ऑफ सपोर्ट कितने हैं, उस एलओएस के अगेंस्ट हमने करेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब वो वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया। कौन सी लेयर है, सब बेस की। तब आपको कॉम्पोजिट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कॉम्पोजिट के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कॉम्पोजिट के की वैल्यू को हम के इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये हमने अब कॉम्पोजिट के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम। आपको सब बेस की थिकनेस गिवन होगी, फॉर इंस्टेंस चेंज गिवन है, ठीक है। अपने चेन से एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, और आपने देखना है कि आपका रोड बेड सॉइल रेजिलिएंट मॉडुलस कितना है, उस पर आके आपने रोक देना है, ठीक है। इस तरह यहाँ से आपने ऊपर जाना है, और आपने देखना है आपका सब बेस का इलास्टिक मॉडुलस कितना है, वहां पे आके रोक देना है, ठीक है। आप जब नीचे पहुंच गए हो, यहाँ से आपने राइट साइड पे आना है, टर्निंग लाइन है, यहाँ से आपने ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने जहाँ पे आपने टच किया था वहां से आपने राइट साइड पे आना है। ये दोनों आके जहाँ पे आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू आपके पास कॉम्पोजिट के की वैल्यू होगी, यानी के इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक चीज उस लेक्चर में मिस हो गई थी। तो ये हमारा अब क्या हो गया, हमने एस्ट्रो मेथड से फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन कर लिया, रिजिड पेमेंट डिजाइन कर लिया। हमने एफ ए मेथड से रिजिड पेमेंट डिजाइन किया, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन नहीं किया। और हमने शुरू में ईजल्स कैसे निकालने हैं और इफेक्टिव रोड बेड सॉल्वर मॉडल्स कैसे निकालने हैं, इस तरह के एग्जांपल भी सारे देख ली। तकरीबन हमारा आधा या आधा से ज्यादा कोर्स हो गया। और बाकी मैं स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स कर लूंगा कल या आज, फिर करा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई सवाल किसी का तो पूछ ले। कुर्सी भाई, अगर ये सब ग्रेड होगा तो फिर उस केस में वो जो हमने ईयरली डाटा से के इफेक्टिव निकाला फिर उसको करेक्ट किया, वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस फिर डायरेक्ट यहाँ से कंपोजिट के उठाना है। नहीं, कंपोजिट की आपके पास तब होगा जब सब ग्रेड के अलावा कोई और एक्स्ट्रा लेयर भी बीच में है। हाँ ना, तो मतलब वो एक्स्ट्रा लेयर जब आएगी तब वो पिछले वाला काम सारा नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि के तो एक ही होगा ना, एक ही के यूज होगा वो क्वेश्चन में। एक मिनट, वो जो आप कह रहे हो ना, सब बेस दिखने से, हाँ फिर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट यहीं से आप निकाल लोगे कंपोजिट। या फिर ये हो सकता है कि वो कंपोजिट वैल्यू को भी आपने करेक्ट करना हो फॉर लॉस ऑफ सपोर्ट। तो अब मुझे नहीं पता कि ये वैल्यूज यहाँ पे हैं, ये लॉस ऑफ सपोर्ट इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। जो ज्यादातर वैल्यू गिवन होगी ना आपको, वो इस तरह ईयरली डाटा नहीं होगा, आपको गिवन इफेक्टिव वैल्यू ही होगी, ठीक है, पेपर के अंदर। मुझे नहीं लगता सर आपको पूरा पहले देंगे, आपने इफेक्टिव निकालनी होगी, फिर इफेक्टिव से आगे चलना होगा। इफेक्टिव आपको गिवन होगी, जैसे हमारे पास इस स्लाइड में गिवन थी। इफेक्टिव से फिर हम करेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग कि हमारे पास डाटा है या नहीं है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू भी मेरा ख्याल इफेक्टिव ही होगी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा फॉर लॉस ऑफ सपोर्ट। लेकिन हमारी बात भी ठीक है कि ये तो है ही, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन है, ये सब ग्रेड के लिए करेक्शन है। अब कॉम्पोजिट वैल्यू आ गई है तो फिर उसकी करेक्शन हम कैसे करें? खैर करेक्शन वाला मेरा नहीं ख्याल हमारा सीन बनेगा कोई। और कोई सवाल वगैरह है तो बताओ। यार ये जो लास्ट स्लाइड करवाई इसका नंबर क्या था? ये जो अभी कौन सा? अभी की है 11 है शायद। 11। ठीक है। अब हमारी रह गई है दूसरी, तीसरी, चौथी, 3 स्लाइड्स है। पहली सिलेबस में नहीं है और 5वीं से हमने शुरू किया था आगे। इसका इसके सारे न्यूमेरिकल्स हैं इजी सर, बस ट्रिक इसी चीज में करेंगे आपको कि हमने जो चीज फाइंड किया ना सर वो दे देंगे, तो कुछ और फाइंड करना होगा। ठीक है, या फिर कोई चीज ऐसी होगी जैसे अब सर ने हमें पीबीएल जो दिया था उसमें A1 A2 A3 हमने फाइंड, यानी हमें वो A1 A2 A3 गिवन था, उसके रिलेटिव हमने MR की वैल्यू निकालनी थी। दूसरा यानी सर ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही जो गिवन ग्राफ्स हैं उनसे सब कुछ हो जाएगा मोर और लेस। इतनी खप नहीं होगी, बस वैल्यूज पढ़ना नहीं चाहिए ग्राफ से। भाई वैल्यूज तब पढ़ेंगे जब ग्राफ्स होंगे। जो पर नहीं है फिर यही हो सकता है कि वो नहीं आएगा पेपर में, या वैल्यूज गिवन होगी। नहीं होंगे तो सबके लिए नहीं होंगे, तो बराबर है, किसी को भी नहीं आता होगा। बुक तो अलाउड नहीं है ना इस बार? सिर्फ मूर्ति भाई को तब भी आता होगा। सर मैं ग्राफ याद थोड़ी की है। मूर्ति भाई को आमद होती है ऊपर से। भाई हम तो आम बंदे हैं, हम लोगों को नहीं आता होगा। अच्छा जी। सही कह रहे हो आप, चुप कर जाओ बस। वो बदतमीजी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सिकंदर 120 नंबर रूम में आ जा। जा तेरा तो सॉरी कर ले। चूड़ चमाड़ में पहचान नहीं पा रहा सिकंदर की। मैं हूँ 120 नंबर रूम में। भाई हाँ इसको भेजते मुनम चल जा 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 जा। ओके मुर्सी भाई बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। भाई हमजा यार रिकॉर्डिंग भेज दे। हाँ हाँ वो मुझे टेक्स्ट करो मुझे। हाँ बस 5 मिनट भेज, मैंने ये जरा थोड़ा आधा घंटा मिस कर दिया था, जरा तकनीकी हाँ मसाइल ओके थे तकनीक। ओके। ओके जी कुर्सी भाई, उस्ताद का करम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए 2 नफल पढ़ेंगे। क्या बात है यार। यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं खुल के बोल नहीं पा रहा, वो नाम को मेरी असलियत बहुत भरपूर तरीके से पता है। बोलो बोलो भाई बोलो बोलो कोई नहीं। नहीं कुछ आवाम यहाँ है डीसी बैठ सकती है। भाई क्या हो गया, क्या कह रहा तू? वो नाम नजर आ रहे हैं ना मुझे। तो काफी लोग लीव कर रहे हैं। एक रह गया है। लोगों को लग रहा है अभी कोई हमें एक प्रो टिप्स मिलेंगी इसके बाद जब अवाम उन्नास छोड़ के चली जाएगी, इसलिए वो यही है। ये